कॉल और यहाँ पर आपको करीबन 52 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी जा रही है। सारे लोग कॉन्ट्रा ट्रेड कर रहे हैं ऑटो सेक्टर पे और उसका पूरा फायदा मिलता हुआ इस स्टॉक को नजर आएगा। लेकिन यही स्टॉक क्यों? ये स्टॉक इसलिए क्योंकि इसकी बहुत बड़ी डिपेंडेंस है मारुति पे और मारुति से आप देखिए पॉजिटिव न्यूज फ्लो आते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है 60-62 तक का इसमें वो आना चाहिए, तो इट्स अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 38। यहाँ बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए आप प्रिकॉल भी और देखिए बाकी के ऑटो स्टॉक्स में भी दमदार तेजी देखने को मिल रही है। आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आप सबको लख लख बधाइयाँ बैसाखी की। जी हाँ, एक बार फिर आपको बैसाखी की लाखों लाखों बधाइयाँ। लेकिन आज का दिन तो ऑटो का ही है हेमंत। बिल्कुल। अब देखिए लगातार ऑटो और ऑटो एंसिलरी वहीं पर तेजी देखी जा रही है। हमने आयशर और मारुति को तो हाईलाइट किया, इसमें आप टीवीएस को भी जोड़ सकते हैं जिसने अब रफ्तार पकड़नी शुरू की है। तो इन सारे स्टॉक्स पर अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन क्या करना चाहिए आपको, क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी बताने के लिए kiranjadhav.com के किरण जाधव जुड़ेंगे। टेक्निकल एनालिस्ट रविंद्र श्रीवास्तव भी आएंगे। फंडामेंटल राय देने के लिए आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने ही वाले हैं। साथ ही कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान और एक खास मेहमान सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम भी होंगे हमारे साथ। बैसाखी पर खास चर्चा करेंगे वैलेंटिस एडवाइजर्स के दलजीत सिंह कोहली के साथ और हर आधे घंटे में आपको बताएंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज, ट्रेड एट 2, ट्रेड एट 230 और ट्रेड एट 3 भी। यह और सबसे बढ़िया प्रदर्शन देखिए ऑटो सेक्टर ही दिखा रहा है। तो आज बुलेट भी कमाल दिखा रही है और मारुति में भी देखिए ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। और आप सब जानते हैं CNBC आवाज़ ने 12 बजे एक स्पेशल शो किया और आपको कहा कि ये तमाम ऑटो स्टॉक सस्ते वैल्यूशंस पर इस समय मिल रहे हैं, खरीद लीजिए। मारुति मैंने आपको बताया था 7250 रुपये के भाव पर और देखिए 7350 के आसपास ये अब कारोबार कर रहा है। तो वहाँ से 100 रुपये का मूव इस स्टॉक में बन चुका है, दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आप देखिए नीरज आपको कह रहे थे आयशर खरीदिए, कह रहे थे बुलेट का जो जलवा है वो जारी रहने वाला है। और देखिए 20,990 वाला स्टॉक इस समय 21,125 के आसपास तो भागा ये स्टॉक भी। हीरो मोटो में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। तो ऑटो शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई नज़र आई है। प्रिकॉल ये वो स्टॉक है जो प्रदीप ने आपको सुबह पंड्या के फंडा में समझाया था, खरीद लीजिए। और देखिए आज तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स का ही दिन है। जय भारत मारुति में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुंजाल ऑटो ये वो स्टॉक है जो 2020 में आपको सुझाया गया था, बढ़िया प्रदर्शन ये सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स और के अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ITC, मैरिको, डाबर खुलते ही 915 पे आपसे कहा था खरीदिए, बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और देखिए 300 के पार अब ITC निकल चुका है और ये वो इंडेक्स का हैवी वेट है जो आज सहारा दे रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे थे वापस अपने 52 वीक साइज 320-22 के आसपास ये जाने की कोशिश करने वाला है। विस्तार से बात करेंगे इस सेगमेंट पे आगे इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। लेकिन एक्शन में आज फार्मा शेयर भी हैं, सिप्ला, ल्यूपिन, वोखार्ड, ये तमाम फार्मा स्टॉक्स हैं जो प्रदीप कमाल दिखा रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, तो ये स्टॉक्स जो आज लीड कर रहे हैं और बेयर ट्रेड पर भी नजर डाल लेते हैं। हालांकि आपको रिलेटिवली काफ़ी कम स्टॉक्स मिलेंगे जहां पर मंदी का ट्रेड हो रहा है। दिग्गजों में भारती, IOC, इंडिया बुल्स हाउसिंग कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आज कमजोरी की चपेट में। अच्छी तेजी के बाद मुनाफा वसूली आप देख रहे हैं भारती में। शॉर्ट जहां बने हैं आज जुबिलेंट फूड, CG पावर, बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ एक स्टॉक्स जहां पर आज काफ़ी शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड होती हुई नजर आई है। वायदा कारोबार के कुछ और कमज़ोर शेयरों पे नज़र डालें तो DHFL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, GSFC ये कुछ कमज़ोर होने वाले स्टॉक्स हैं। और मिड कैप में गिरने वालों में रेडिको खेतान शामिल है, टाटा स्टील, BSL, जय कुमार इंफ्रा, ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कमज़ोर होते हुए नजर आए हैं आज के दिन। हालांकि अगर आप इस समय भी बाजार पे नज़र डालें तो दिन के दौरान इंडेक्स पे ज़रूर दबाव आया है, लेकिन मार्केट ब्रेथ ज़्यादातर समय पॉजिटिव जोन में ही रही है और अभी भी बनी हुई है। तो ब्रॉडली मार्केट में रुख खरीदारी का है। अगर आप बिल्डअप की तरफ देखेंगे तो बढ़ने वाले अच्छे खासे जहां पे बिल्डअप है उसमें लॉन्ग बिल्डअप वाले आपको 7 स्टॉक मिलेंगे, तो शॉर्ट बिल्डअप वाले 2 या 3। बिल्कुल, तो वो मक्के की रोटी सरसों का साग भाग निफ्टी भाग, ये जो आज सुबह बताया था प्रियंका ने SMC ग्लोबल में जब वो गई थी, वो चल रहा है। बिल्कुल भागना ही चाहिए क्योंकि लोअर लेवल पर है, यहाँ से टूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें तो नया हाई बनाना है और 12,000 की तरफ जाना है जो भसीन साहब कह गए हैं कि अगले 2 हफ्तों में बन जाएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीका, ज़बरदस्त ट्रेडिंग हो रही है। तेज़ी की तरफ आप ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अब से लेकर 3:30 बजे तक भागेंगे और हमारे दमदार एक्सपर्ट्स आपको वो सारे के सारे स्टॉक्स इसी चैनल पर बताने वाले हैं। तो नोट करिए उन सारे स्टॉक्स का नाम
और ट्रेड करिए उनमें, तो होगा आपको बेहतरीन मुनाफा। kiranjadhav.com के किरण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर्वेंद्र श्रीवास्तव भी अब माइकअप होके तैयार हो रहे हैं और सिद्धार्थ सिधानी जी भी बिल्कुल तैयार हैं। तो एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। किरण, शुरुआत आपसे बताइए, 2 PM का बेहतरीन आइडिया क्या निकाला है आपने? सीमेंट स्टॉक्स में पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून और बैसाखी की सबको शुभकामनाएं। आपको भी सर, पूरी टीम को आपकी CNBC आवाज की तरफ से लख लख बधाइयां। थैंक यू। सीमेंट स्टॉक्स में बहुत अच्छी हरकत देखने को मिल रही है और मेरा चॉइस आज के लिए रहेगा रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट मेरा मानना है कि बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न से निकल रहा है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ चुका है। इधर बाय करके चलना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस 759 कैश लेवल्स का रहेगा और टारगेट के लिए मेरा मानना है कि आपको 780 के लेवल्स आज देखने को मिलेंगे। इधर बेचने की सलाह नहीं होगी। मेरा मानना है कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, आपको 820 के लेवल्स मिनिमम आपको इस अप्रैल सीरीज में ही देखने को मिल जाने चाहिए। पहले टारगेट और फिर 820 तक जाता हुआ रैमको सीमेंट का स्टॉक नजर आएगा। यह है वो शेयर जो ट्रेड एट 2 के तौर पे चुना है इस समय किरण ने। ये चार्ट जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाइए और तब तक सर्वेंद्र भी उस पर एक बार की नजर डालने की कोशिश करेंगे। सर्वेंद्र, क्या देख रहे हैं आप? रैमको सीमेंट 780 का पहला टारगेट और 820 का दूसरा टारगेट है जो किरण सुझा रहे हैं। नहीं, देखिए, सीमेंट स्पेस में एक बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक डेफिनेटली एक नया हाई बनाया इसने और ब्रेकआउट जो किया है, आई थिंक लास्ट 3-4 दिन के कंसोलिडेशन में भी मोमेंटम अब ये पकड़ रहा है और इसके डेली अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर्स देखें तो स्पीड पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आई थिंक जैसे ही इसका ये डबल टॉप जैसा एक इसने 770 के आसपास जो बनाया है जहाँ पे ये अभी तकरीबन चल रहा है, ये इसको क्रॉस करते ही आई थिंक इसमें मैं भी मानूंगा कि एक 15 से 20 पॉइंट का तो मिनिमम एक टारगेट इसमें आना चाहिए और उसी टारगेट के साथ इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल। तो सीमेंट शेयरों में देखिए तेजी देखने को मिल रही है और ये तेजी कल से देखिए बन चुकी है। सीमेंट शेयरों में अच्छी बढ़त यहाँ पर बनती हुई। रैमको मुझे याद है कुछ बड़े फंड्स ने भी देखिए यहाँ पर अपने टारगेट्स जब से रिवाइज किए हैं। आपको दिखाइए इसका 6 महीने का चार्ट तो आपको समझ में आएगा किस तरह की रैली देखने को मिल रही है। अगर मानसून में कोई भी विलंब होता है तो भी लगातार देखिए, हम आपसे कल भी कह रहे थे इसी शो में, सीमेंट सेक्टर के लिए डिमांड बनी रहेगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लंबे समय तक चलेगी। और दूसरा, कोई भी सरकार आए, दोनों ने देखिए एक बात तो पक्का कह दी है कि सीमेंट पर भी जो है GST जो है वो घटनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और ये शेयर बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है और बाकी के सेक्टर के स्टॉक्स में भी एक बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ सिधानी साहब भी जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इसके फंडामेंटल्स, पसंद है आपको? बिल्कुल। सीमेंट क्षेत्र की बात करें तो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है अगर पिछले 6 महीने की बात करूं, और दिसंबर क्वार्टर ऐसा देखा गया है कि हमेशा से मजबूत क्वार्टर रहता है, पर वहाँ पे भी एक अच्छा रुझान नहीं देखने मिला था। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हमें अभी भी लगता है कि रैमको सीमेंट, क्योंकि साउथ बेस्ड कंपनी है और बहुत बेहतरीन फंडामेंटल्स है, रैमको सीमेंट बहुत अच्छी है। साथ ही साथ मैं 2 और कंपनियों की बात करूँगा। एक नॉर्थ इंडिया बेस्ड कंपनी JK लक्ष्मी सीमेंट, हमें लगता है कि यहाँ पे भी एक रियलाइजेशंस बेहतर होते दिख रहे हैं। और दूसरी कंपनी जो सेंट्रल इंडिया बेस्ड है और MNC है वो है हेडलबर्ग सीमेंट। ये दोनों ही कंपनियां हमें लगता है कि मिड कैप क्षेत्र में सीमेंट में बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है, रियलाइजेशंस बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल। तो हेडलबर्ग सीमेंट पर भी रखिएगा नज़र और JK लक्ष्मी सीमेंट भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म करेगी। बाजार में देखिए तेजी और बढ़ती हुई नज़र आ रही है और जिस सेक्टर का हम बात कर रहे थे ऑटो सेक्टर, उसके ऊपर एक बार देख लेते हैं किस तरह के व्यूज़ हैं। M&M हर्षदा ने बताया था ना जी, और देखिए क्या भाग रहा है M&M का स्टॉक भी। मारुति में तेजी, आइशर में तेजी, कैसे देखते हैं इस पॉकेट को आप? देखिए हेमंत, ये ऑटो स्पेस में हमें जो पसंद है वो है पैसेंजर व्हीकल स्पेस, और पैसेंजर व्हीकल स्पेस में सबसे बड़ा लीडर वो है मारुति। और हमारा जो लक्ष्य है वो हम मानते हैं कि इंडस्ट्री में सबसे ऊंचा लक्ष्य है, करीबन 8500 का लक्ष्य है मारुति पे। और हम जब मारुति 6600 के आसपास गया था तब से बाई बोल रहे हैं। हमें लगता है कि मारुति में जितनी भी नेगेटिव खबरें हैं वो प्राइस्ड इन है। यहाँ से मारुति 8482 के लक्ष्य से जरूर खरीदारी करनी चाहिए। इट्स अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। आपको भी लगता है? मारुति आज बोल रहे हैं हम इसको, मारुति बोल रहे हैं बिल्कुल। आई थिंक 6500 के आसपास इसने अभी तो हम जाके अब शाम को तो इसको सेलिब्रेट करने ही वाले हैं, बट आई थिंक मारुति 6500 के आसपास इसने भी डबल बॉटम जैसा जो सेटअप रखा है, वो एक एरिया इसका एक मीडियम टर्म एक अच्छा सपोर्ट बेस तो बन ही गया है और आई थिंक हायर लेवल्स छुएगा। मैं अगर इनिशियली टारगेट रखूंगा तो मैं इसमें 7500 और 7550 के टारगेट्स रखूंगा। एक हफ्ता 10 दिन में मोस्टली आने चाहिए
और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 7250 के नीचे। 7550 की आप बात करें, 8400 के ऊपर की बात फंडामेंटली इस समय सिद्धार्थ लेकर आए हैं। उनके टारगेट्स यहाँ से ऊपर है। आपको लंबी अवधि के नज़रिए से भी इस पर ज़रूर दाव लगाना चाहिए। काफ़ी शानदार मौका। ऑटो का असर ऑटो एंसिलरी पे देखने को मिला, जैसे मैंने पहले प्रिकॉल की बात की थी। एक और स्टॉक इस समय मुझे दिख रहा है, वो है जेटेक्ट। ये जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। करीब 4-4.5% की तेज़ी अब यहाँ देखने को मिली और पिछले करीबन आधे घंटे में यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी बढ़ती हुई नजर आई है। सिद्धार्थ, ट्रैक करते हैं क्या स्टॉक को? नहीं, ये स्टॉक को हम प्रदीप जी ट्रैक नहीं करते हैं, बट ऑटो एंसिलरी स्पेस में जब आपने छुआई है तो मुझे लगता है कि मैं एक स्टॉक के बारे में जरूर कहना इस पे राय ले लेते हैं सर्वेंद्र जी से, फिर आपके पास लौट कर आते हैं। सर्वेंद्र, ये चार्ट जो इस समय स्क्रीन पे दिखे, क्या दिखता है आपको? देखिए, बहुत रेगुलर कवरेज में तो नहीं है, बट आई थिंक अगर प्योरली इसका शॉर्ट टर्म सेटअप देखूं तो मुझे सोना कोई था तब ज़्यादा कवर होता था शायद। मैं इसको उतना मैंने इसको देखा नहीं है, बट फिर भी जो अभी इसका करंट सेटअप देख रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 117-118 का एक ट्रेडिंग टारगेट रहेगा, और अगर वो कोई आप ट्रेड ले रहे हैं तो 110 के नीचे। किरण, आप ट्रैक करते हैं क्या जेटेक्ट को? नहीं, टेक्निकली एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है प्रदीप जी, और इस ब्रेकआउट का ये पोजिशनल टारगेट रहेगा, करीबन 2 महीने का टारगेट रहेगा। वो 141-146 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए, और इस ट्रेड के लिए 108 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी बैठता है, बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो 140 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं आपको। ऑटो और ऑटो एंसिलरी इस समय फ्लेवर में यही स्टॉक है। सिद्धार्थ, आप अपनी पिक देना चाहते थे इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। एक स्टॉक है जो ऑटो एंसिलरी का, सुंदरम फास्टनर। सुंदरम फास्टनर ऐसी कंपनी है जो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल सभी को सप्लाई करती है। बहुत बढ़िया कंपनी है और ये बहुत बढ़िया कंपनी है और पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है। टीवीएस ग्रुप है ना। बिल्कुल, और हमें लगता है कि ये कंपनी में बहुत सुस्ती थी बहुत महीनों से। ये कंपनी में अगर ऑटो एंसिलरी में अगर रुझान अच्छा रहता है, सुंदरम फास्टनर इन्वेस्टमेंट निवेश के हिसाब से बहुत बेहतरीन कंपनी है। बिल्कुल। और टारगेट्स कोई है आपके इसके लॉन्ग टर्म? हमारे यहाँ से कुछ नहीं तो 15 से 20% का अपसाइड लेके चल सकते हैं 6 महीने के पर्सपेक्टिव। ठीक बात है। सुंदरम फास्टनर्स बढ़िया कंपनी है, टीवीएस ग्रुप की कंपनी है। बढ़िया रैली देखिए इसमें भी देखने को मिलेगी, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर है। ट्रेडिंग भी करी जाए क्या इसमें? ऐसा कुछ सेटअप बढ़िया नजर आ रहा है आपको? देखिए, उतनी लिक्विडिटी तो नहीं रहती कि आप बहुत फास्ट इन एंड आउट इसमें कर पाएं, बट अगर इमीडिएट लेवल्स देखें तो आई थिंक स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर लास्ट 1-1.25 महीने से अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। तो आई थिंक 540-550 के आसपास इसमें अच्छा बेस बन के तैयार है। उसके ऊपर मोमेंटम थोड़ा सा एक मोमेंटम का प्लेस में आना चाहिए, जो कि अभी मेरे हिसाब से डेली मोमेंटम सिग्नल लाइन के नीचे वहाँ पे अगर आप देखें तो एक सेल इंडिकेटर्स तो 540 के आसपास, 545 के आसपास अगर मुझे मिलता है तो मैं इसमें लेना चाहूँगा, और उस समय मैं इसमें 560 और 565 के लक्ष्य रखूंगा। प्योरली बिकॉज अभी मोमेंटम में कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने इस पर कॉल नहीं डाला, बट आई थिंक 540-545 की रेंज में मिले तो बुरा नहीं है। ठीक बात बिल्कुल। है। तो ये स्टॉक लेकिन फंडामेंटली काफी मजबूत है। सिद्धार्थ कह रहे हैं आप इस पे नजर रखिए, लंबी अवधि के लिहाज से इसको होल्ड कीजिए, जल्दी ना करें ट्रेड करने की। वॉल्यूम ज्यादा नहीं हो तो उसमें आपको ट्रेडिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुनाफा आपको फंडामेंटल तौर पे मिलेगा। एक बार इंडेक्स पे नजर डाल लें। निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या हाल है? निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और आप देख सकते हैं किस तरह से बाजार कंसोलिडेट होता जा रहा है। इस समय आप देखिए, ये आपके सामने जो चार्ट है पिछले तकरीबन 15 दिन के, आप देख सकते हैं बाजार का दायरा छोटे से छोटा होता जा रहा है। और इस समय अगर आप इस रेंज को देखेंगे तो मुश्किल से 11,550 से 11,650 के 100 पॉइंट या उससे भी कम की रेंज अब यहाँ पर बाकी बची है। तो एक कंसोलिडेशन और वो दायरा लगातार छोटा होता हुआ इस समय। तो ऐसी स्थिति में निफ्टी के लिए किसी भी तरफ जहां ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, या तो आप 11,550 से नीचे गए तो कमजोरी और बढ़ेगी, या तो 11,650 के ऊपर एक डिसाइसिव मूव मिले तो फिर आपको तेजी मिलेगी। तो अगर इस हफ्ते आप निफ्टी को ट्रेड कर करके थक गए हैं और किसी भी तरफ आपको मूव नहीं मिला, तो ध्यान रखिए ये दोनों लेवल जब इनके ऊपर या नीचे की तरफ एक मूव मिलेगा तो फिर आपके लिए क्लियर ट्रेड निफ्टी में उस समय बनेगा, तब उसी दिशा में आप वो ट्रेड लीजिएगा। निफ्टी बैंक पे नजर डालते हैं और यहाँ भी स्थिति कमोबेश ऐसी है, लेकिन निफ्टी बैंक पे थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि हाल ये डेली चार्ट है, वो पिछला आर्ली था। ये जो एक हमने एक कर्व आपको दिखाया है, ये तकरीबन 20-21 दिन का मूविंग एवरेज है, जो कि एक मंथली एवरेज के तौर पे काम करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। मोमेंटम के दौरान आमतौर पे आप किसी इंडेक्स या स्टॉक को इसको तोड़ते हुए नहीं देखते हैं। सिंपल एवरेज है ये, और पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं लगातार, पिछले सेशन में भी यानी कल भी और आज भी हम इसके नीचे बने हुए हैं। तो ये थोड़ा सा चिंता का कारण है। निफ्टी बैंक को इस समय रिकवर होना चाहिए। निफ्टी बैंक को 30,000 के ऊपर निकल कर एक क्लोजिंग देनी चाहिए, तभी निफ्टी का मूड सुधर पाएगा, उसके बिना नहीं सुधरेगा, ये तो साफ है। रिलेटिवली निफ्टी बैंक इस समय ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है। किरण, आप कैसे देखते हैं इसको?
परफेक्ट एनालिसिस था। मेरा कोई दूसरा दोहरा नहीं है, पर मेरा मानना है कि असली मूव आपको 30,200 के ऊपर ही दिखेगी। निफ्टी बैंक पहले ही भाग चुका है, मेरा मानना है कि ये कंसोलिडेट करेगा और इधर और वक्त गुजारेगा तो अच्छी बात रहेगी। मेरा मानना है कि 29,700 30,100 इस 300-400 पॉइंट में अगर बैंक निफ्टी खेलता रहा अगले हफ्ते 2-1.5 हफ्ते, तो मेरा मानना है कि उसके बाद एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी। प्रदीप जी, मेरे रडार पे और एक स्टॉक आ रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो जी एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। निफ्टी बैंक में जो ये हम पिछले 2 दिनों की वीकनेस देख रहे हैं, इसने दरअसल मंदी की पोजीशन लेके जाने का बहुत क्लियर सिग्नल नहीं दिया है इस हफ्ते भी। 30,000 के ऊपर बंद होने के लिए और अगर हो जाए तो फिर एक राहत की सांस होगी। और दूसरी खास बात ये भी है कि इस समय डाइवर्जेंस है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी अभी भी टिका हुआ है, दूसरे सेक्टर से मदद मिल रही है। तो अगर आप मानिए कि आप 30,000 भी नहीं, अगर आप 29,900 के ऊपर भी क्लोज होते हैं हेमंत, तो हम थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं कि मूड बिगड़ने से बचा। ये जो अभी बाइंग मैं देख रहा हूँ, HDFC बैंक का चार्ट लाइए पिछले 10-15 मिनट का, ICICI बैंक का चार्ट लाइए पिछले 10-15 मिनट का, आप देखिए एक्सिस बैंक का, ये बाइंग हो रही है प्राइवेट बैंक्स में। और देखिए ये इतनी स्पीड से बाइंग हो रही है जो कि लग रहा है कि ये 30,000 के ऊपर जाकर समाप्त हो सकता है। क्या इसको प्ले करना चाहिए? और इन बैंकों के अंदर, प्राइवेट बैंकों के अंदर आपको कौन सा बैंक में सबसे बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ये बताइए। देखिए है तो एकदम क्रिटिकल लेवल्स पे बैंक निफ्टी। अगर अब वीकली क्लोज देखते हैं क्या है, सेकंड वीक ऑफ नेगेटिव क्लोज अगर आ गया तो आ सकता है, या निफ्टी का पहला वीक 7 हफ्तों के बाद 8 हफ्तों के बाद पहला वीक अभी फिलहाल तो रेड है बाहर, लेकिन सर तेजी करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, एकदम मिडिल ऑफ द लाइन पे हम हैं। तो अगर आप फिलहाल अगर ओवरऑल सेटअप देखेंगे तो आप क्योंकि लाइन के ऊपर चल रहे हैं तो आप लेके काम करना चाहेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए भी 29,700 29,800 का अच्छा सपोर्ट एरिया रहेगा, तो आप लेके काम करेंगे। बट बहुत जैसे प्रदीप जी ने बोला, बहुत क्लियर ट्रेंड्स अभी इस वीक में बैंक निफ्टी में इमर्ज नहीं हुए। बट या मैं इसमें अगर बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 29,700 29,800 के सपोर्ट से लॉन्ग रहेंगे सर, और मुझे ऐसा लग रहा है वो देखते हैं सर। वो तो जैसे जैसे नंबर्स आएंगे, अभी आज तो वोडाफोन और तो 30,000 का लेवल निकल जाए, इसकी उम्मीद आप यहाँ पे करेंगे और उस स्थिति में फिर थोड़ी राहत की सांस ले पाएंगे। 50 पॉइंट दूर है प्रदीप, हम तो दिन के उच्चतम स्तर पर है। सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी डेज हाई पर पहुंच चुका है, मिड कैप में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। तो 50 पॉइंट के लिए जरूर खेलना चाहिए मेरे हिसाब से तो बैंक निफ्टी। और जितनी देर आप बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, उस मूव में ही दरअसल 50 पॉइंट का देखिए एक मूव बना है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपके लिहाज से सबसे बढ़िया बैंक कौन सा लगता है आपको, ये बताइए। 2 बैंक बोलूंगा, पर टॉप मोस्ट बैंक हो गया HDFC बैंक। ओके। और दूसरी कंपनी हो गई निजी क्षेत्र में, वो होगा इंडसइंड बैंक। ठीक है। बहुत हद तक जो नेगेटिव था वो हजम हो गया है। अब इंडसइंड बैंक में रुझान अच्छा हो सकता है 1900 के लक्ष्य से। ठीक है, तो ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक। HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक, ये 2 बैंक से। प्रदीप आप कुछ कह रहे थे, बताइए। किरण, आपको अगर इस समय ट्रेड के लिहाज से पकड़ना हो तो आप कौन सा बैंकिंग स्टॉक लेंगे, और आप जो अपनी पिक बता रहे थे वो भी बताइए। बैंकिंग स्टॉक में मैं पकड़ूंगा एक्सिस बैंक को। मेरा मानना है कि एक्सिस बैंक में काफी अच्छा टाइम कंसोलिडेशन हो चुका है और एक अपमूव जारी हो चुकी है। मेरा मानना है कि अभी बाय करके चलना चाहिए 50% एक्सिस बैंक में, और 50% 770 के ऊपर बाय करना चाहिए, तब ये क्लियर कट बाय हो जाएगा, बाय सिग्नल आ जाएगा। और इसके लिए स्टॉप लॉस मेरा 753 का रहेगा, पोजिशनल व्यू रहेगा, और मैं 800-810 की बात करूंगा इस सीरीज के लिए। अच्छा, और मेरे जो रडार पे जो काउंटर था वो ग्रासिम है। ग्रासिम में मैं बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए इमीडिएटली। अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 851 का, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं। और आज के लिए टारगेट्स मैं मानता हूं कि 870 872 के टारगेट्स आज देखने को मिल जाने चाहिए। पर पोजिशनली अगर आप एक हफ्ते की बात करें तो 900 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। बिल्कुल, तो ग्रासिम के ऊपर रखिए नजर, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक उसकी होल्डिंग है ग्रासिम के पास आज। हालांकि अल्ट्राटेक नहीं चल रहा है, लेकिन ग्रासिम में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। बढ़िया प्रदर्शन, कोर्ट प्रदर्शन से रिलीफ भी मिली है डिविडेंड टैक्स के मामले में, तो उसकी वजह से भी इस पे नजर थी। और अब फाइनली चल रहा है। ओके, तो वो एक खबर इसके लिए मदद करती हुई। लेकिन एक सेक्टर जो सुबह से बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है और हम आपसे कह भी रहे थे, वो है दरअसल HUL और ITC। ITC देखिए बड़े दिनों के बाद 300 के ऊपर निकला है और टिका हुआ है, और आज लग रहा है इसके ऊपर ये क्लोज भी देने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। वापस से अपने पुराने 52 वीक हाईज को अटेम्प्ट करने जैसा
सेटअप कुछ नज़र आ रहा है वहाँ पर? एक बार छूने के बाद मुझे याद है नीचे काफ़ी कंसोलिडेट हुआ और काफ़ी दिनों बाद आज देखिए पहली बार ये 300 के ऊपर निकला है। कैसा लगता है? देखिए, जहां आज ऐसे सवाल मेरे पास आ रहे हैं जो ऑन द लाइन है, आज ये अपनी मल्टी मंथ ट्रेंड लाइन पे आज अभी जस्ट पहुंचा है। Okay. एक तो नेटवर्क इश्यूज इतने चल रहे हैं, एक तो दोनों वेंडर से मैं आज जूझ रहा हूं, चाहे हमारे ये वेंडर हो चाहे हमारे ये वेंडर हो, बट जहां तक देख पा रहा हूं आई थिंक ऑन द लाइन अगेन मल्टी मंथ ट्रेंड लाइन, इनफैक्ट मल्टी मंथ भी नहीं, ऑलमोस्ट ईयरली ट्रेंड लाइन है, मतलब लास्ट 2 साल की ट्रेंड लाइन पे आईटीसी आज पहुंचा है, 305 वो स्तर है। तो अगर इसको ब्रेकआउट कर लेता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए अच्छा हो जाएगा, बट अगर यहाँ अटका तो फिर अटका। क्योंकि कई बार वहां से ऊपर से अटक के घूम जाता है, इसलिए आपको क्या लगता है? तो मुझे आपका गट फीलिंग क्या कहता है? आईटीसी बिल्कुल 350 के लक्ष्य से लेना चाहिए। ना। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ चाइना टोबैको कॉरपोरेशन, जो विश्व की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी, उसका भी आईपीओ की बात चल रही है जनवरी महीने से, कभी भी आ सकता है। तो वो भी एक पुश रहेगा ये पूरे स्पेस के लिए। और आईटीसी के दूसरे बिजनेस भी अब अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। 350 के लक्ष्य से जरूर आईटीसी पे बाइंग करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से। ओके, और हम आपको याद दिला दें कल पहला सौदा में आईटीसी पर एक कॉल ऑप्शन लेने की राय दी गई थी शुभम की ओर से, वो जरा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं तो आपको अंदाज़ा लगेगा। 300 की कॉल उन्होंने 3.5 रुपये पर उस समय चल रही थी जब इन्होंने खरीदने की राय दी थी। इस समय आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं 8 रुपये पर ये पहुंच चुका है, यानी आपके पैसे इसने डबल करा दिए हैं कल के पहला सौदा से आज के आखिरी सौदा तक। तो बहुत तगड़ा मुनाफा यहाँ पे हो चुका है। शुभम तो इस समय हमारे साथ नहीं है, लेकिन किरण अगर किसी के पास ये पोजीशन हो, आप क्या राय देंगे? नहीं, कंटिन्यू करनी चाहिए। मेरा मानना है कि जो मोमेंटम और वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है और डेरिवेटिव डेटा देखते हैं तो मेरा मानना है कि ये 310 की तैयारी हो रही है, जो कि मंडे, सोमवार, मंगलवार को देखने को मिल जाना चाहिए। वहां पे एक बार कॉल में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अभी तो होल्ड ही है। बिल्कुल, तो अभी तो होल्ड ही है। आज सुबह सुबह 10 के दमदार ट्रेड्स में भी हम आपसे कह रहे थे कि ये तब था भाव एग्जैक्टली 298 का, ये शेयर आज 300 के पार जाकर टिकेगा। और देखिए भाग रहा है ये स्टॉक, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखाइए डॉक्टर साहब, ये जब बढ़ता है देखने में तो लगेगा 2-3% बढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट यही करता है। तो आज निफ्टी में देखिए जो 50 पॉइंट के आसपास की तेज़ी है, उसमें करीब करीब 19-20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन आईटीसी हैवी वेट के वजह से ही आ रहा है। और जब ये और एचयूएल बढ़ते हैं तो फिर ब्रिटानिया क्यों पीछे हो? देखिए ये भी दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय कारोबार कर रहा है। तो दमदार तेजी ब्रिटानिया में भी देखने को मिल रही है। और ध्यान रखिए ब्रिटानिया तो अब निफ्टी का हिस्सा भी है। कैसा लगता है ब्रिटानिया आपको इन वैल्यूएशंस पर? हमें लगता है कि बहुत न्यूट्रल है। हम इस पे कोई बाय रिकमेंडेशन अभी नहीं दे रहे हैं, बट एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये अब निफ्टी का कंपोनेंट बन गया। दूसरी चीज़, डेयरी सेगमेंट में ये कंपनी बहुत अग्रेसिव हो रही है, जो बहुत अच्छा हाई मार्जिन बिजनेस कहा जाता है। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी कंपनी है। अगर किसी के पास स्टॉक है तो उसे बने रहना चाहिए। चलिए, तो है तो होल्ड करिए। बढ़िया प्रदर्शन ये स्टॉक भी दिखाएगा। अच्छी रैली देखने को मिल रही है इन तमाम शेयरों में। किरण जी, आप एक के बाद एक सीमेंट शेयर बता रहे हैं, कोई ऑटो शेयर भी आया है आपके रडार पर तो दीजिएगा। आप देखिए मारुति और इन सब की बात तो हमने करी, टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो एक एक करके ऑटो स्टॉक्स में दमदार तेजी देखने को मिल रही है। आपको कोई पसंद है तो बताइए। मेरा भी नजर टीवीएस मोटर पे ही था, पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो एक बार निकल जाए उसके बाद हम बात करेंगे। मेरा लेवल है 495.25, 494 पे ट्रेड कर रहा है। 495 के ऊपर अगर कंसिस्टेंटली रहता है तो 510 के लेवल्स आपको सोमवार को देखने को मिल जाने चाहिए। तो उसके 1 रुपए की राह देखे, उसके ऊपर ही बाय करें। ओके, तो टीवीएस मोटर्स पे ये कॉल फिलहाल आपके लिए आता हुआ। और साथ ही साथ हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि आयशर हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, तो वो भी जरा चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइए। जबरदस्त तेजी, और ये चुना था नीरज ने। आज नीरज ने कहा था ये बुलेट स्टॉक है उनका, पटियाला पैग। और देखिए आयशर मोटर्स दिन के हाइस पर उस कॉल के बाद पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी जबरदस्त तेजी इन सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। आयशर को एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। किरण, क्या देख रहे हैं आप? नहीं, काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है। मेरा मानना है कि इधर से और तेजी देखने को मिल जानी चाहिए। हमने वर्टिकल रैली देखी है 21,000 से 21,350 तक आज, और पिछले 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद निकला है। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक 21,700 के करीब जाते हुए देखेंगे हम। नज़र रखिएगा आप इस स्टॉक पर। तो 20,990 ये भाव था, मैंने नोट कर लिया था जब ये सुझाया गया था। आप तो ज़रूर देखा करिए जो स्पेशल शोज होते हैं। आज आशीष ने होस्ट किया था, पटियाला नाम जैसा बिल्कुल वैसा ही देखिए काम कर रही है सारे के सारे स्टॉक्स। बढ़िया रैली इन तमाम शेयरों में देखने को मिल रही है। अच्छा, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में आप देखिए टायर भी आते हैं।
टायर शेयरों में भी तेजी बनने लगी है। सीएट देख लीजिए, अपोलो टायर देख लीजिए, यहाँ पर भी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लोग यहाँ पर शॉर्ट भी थे, तो सीएट वगैरह में हो सकता है कुछ शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी मिले। लगता है आपको ऐसा होगा? सीएट में भी एक बहुत अच्छा रुझान है, पर मुझे लगता है कि आपने जो दूसरी कंपनी बोली अपोलो टायर, उस पर कन्विक्शन हमारा कुछ ज़्यादा है। सबसे बड़ा कारण है कि मैनेजमेंट खुद अपने शेयर लेते हैं 200 के लेवल पे, 225 के लेवल पे। हमें लगता है कि अपोलो टायर्स, और ये ना भूले कि रिप्लेसमेंट मार्केट में ट्रक और रेडियल टायर का लीडर है वो है अपोलो टायर। ठीक बात इसको लेके चल सकते 280-90 का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है, सीएट, अपोलो। सर्वेंद्र जी? नहीं, देखिए ये पॉकेट हमको तो थोड़ी सी नरम लगी है और फिलहाल हमने इस पर व्यू नहीं चेंज किया, तो मुझे तो लग रहा है कि सारे नाम्स में पुल बैक ही चल रहा है। पुल बैक के लिए? हाँ, पुल बैक के लिए तो डेफिनेटली, अगर पुल बैक के लिए खेलना है तो आई थिंक डेफिनेटली खेल सकते हैं। उसमें फिर मैं सीएट के साथ जाना चाहूँगा। ओके। और वहाँ मुझे लगता है कि आपको एक बार ये 1150-1160 के स्तर ऊपर में दिखाएगा, और वो ट्रेड अगर आप ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1100 के नीचे। ओके, 1150 1160 तक के लेवल आ सकते हैं। यहाँ से 1100 पे एक स्टॉप लॉस लेकर चलने की राय सीएट पर बनती हुई। अच्छा, कोई दूसरे सेक्टर्स और स्टॉक्स पे भी नजर डालें तो एक स्टॉक जहाँ पे पिछले करीबन 10-15 मिनटों में खरीदारी आई है वो है HSIL। एक बार वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। करीबन 1-1.5 हफ्ते से कंसोलिडेट हो रहा था और उसके बाद खरीदारी देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट सेक्टर्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स, ध्यान रखिए, इस पूरे हफ्ते सबसे शानदार परफॉर्मेंस करते रहे हैं और ये एक उसी से मिलती जुलती उस सेक्टर की कंपनी आप कह सकते हैं, टाइल्स मेकर है। तो HSIL पे अगर आप नजर डालें सर्वेंद्र, क्या देखते हैं? कंसोलिडेशन जो चल रहा था 1-1.5 हफ्ते से पूरा हुआ, क्या लेने की कॉल होगी? ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये काफ़ी खूबसूरत बार आप देख सकते हैं। नहीं, बार भी खूबसूरत है, और अगर आप ओवरऑल सेटअप्स देखें तो एक जिसको एक बुलिश हेड एंड शोल्डर बोलते हैं वो इसने लास्ट कुछ 6-7 महीनों में बनाया हुआ है, और सेटअप्स अच्छे लग रहे हैं। करंटली नेकलाइन पे है, तो बात वही है अब तो, क्योंकि पैटर्न का नेकलाइन का ब्रेकआउट होके रिटेस्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पे थोड़े से जो लेवल्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। 200 डे एवरेज को भी इसने अच्छे से संभाला है, डिलीवरीज जा रही हैं, वॉल्यूम्स मूव्स में अच्छे रहे हैं, तो ओवरऑल सेटअप्स और सिग्नेचर इसके पॉजिटिव हैं। और मुझे लगता है कि ये आपको ऊपर में 310-315 के स्तर इसमें देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 2 से 3 महीनों में। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आप 260 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और आई थिंक 310-315 के टारगेट्स इसमें 310 से 315 के लेवल HSIL आपको दिखा सकते हैं, यानी यहाँ से 10 से 15% के आसपास। बिल्कुल नेकलाइन पे ट्रेड हो रहा है, लोएस्ट रिस्क रिवॉर्ड पे है। अच्छा, ये नेकलाइन आपने जब से शो शुरू हुआ करीब 8-10 बार इस्तेमाल की, समझाइए तो ये नेकलाइन होती क्या? हमें तो इससे आगे कुछ समझ में बस वही नेकलाइन, हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन। अगर आप बेरिश हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं तो भी यही नेकलाइन, और अगर आप शीर्षासन कर रहे हैं तो आप बुलिश हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं। अच्छा। और उसकी नेकलाइन मतलब ये जो शोल्डर लाइन है इसके ऊपर चल रहा है। अच्छा, तो बुलिश हेड एंड शोल्डर का मतलब हम शीर्षासन कर रहे हैं, अच्छा, और वो पैटर्न बुलिश है। ठीक है। तो उस शोल्डर लाइन आपकी उसकी लाइन है, वो लाइन इसके लिए 275 के आसपास ही है, वहीं पे ट्रेड हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर यहाँ से 10-12 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस रख लेंगे, 15 रुपए का 260 के नीचे, तो एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपको ऊपर में मिलेगा। 310-315 खेलने के लिए मिलेगा। ओके। नेकलाइन पे आपको स्टॉक मिल रहा है। 200 डे भी इसने अच्छे से होल्ड किया है, बुलिश फ्लैग बन रहे हैं, काफी सारे छोटे इंडिकेटर्स काफी अच्छे हैं इसमें। ठीक बात है। ये जो आप इतनी मेहनत करते हैं ना सर, वो हमारे शेयर में भी नजर आ रही है, पता है आपको? बिल्कुल सर। आप सब लोग सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, बताते हैं बढ़िया शेयर। देखिए TV18 ब्रॉडकास्ट का शेयर 8% ऊपर है। क्या ज़बरदस्त तेजी प्रदीप देखिए शेयर में देखने को मिल रही है। सोमवार को मेहनत है, वो रंग ला रही है। देखिए आप प्रदीप बता रहे हैं सोमवार को नतीजे भी हैं, तो बढ़िया देखिए प्रदर्शन दिखा रहा है। डिस्क्लेमर पहले दे दूं, नेटवर्क 18 TV18 ये दोनों CNBC आवाज़ जो आपका चहेता चैनल है, उसकी पेरेंट कंपनियां कुछ ऐड करना चाहती हैं। नेकलाइन से ऊपर है, इसमें भी बुलिश हेड एंड शोल्डर ही बन रहा है, बट ये फिलहाल जस्ट नेकलाइन पे है, ये भी उधर ही है, 200 के जस्ट नीचे है। 200 डे एवरेज इसका जो है वो है 39, तो 40 का एक राउंड फिगर रख लें। 40 के ऊपर इसके सेटअप्स काफी बुलिश हो जाएंगे। बात यही है कि 6-7-8 महीने का ये जो बुलिश पैटर्न है, इसकी नेकलाइन का अगर ब्रेकआउट होगा तो आपको 15 से 20% ऊपर उछाल इसमें मिलेगा। तो कंडीशनल बाय है। 40 के ऊपर अगर ये बंद देता है तो उस समय आप इसमें 46 से 48 का एक टारगेट लेके चलेंगे, और उस समय जब आप ले रहे होंगे तो इसमें आप 37 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। तो मेहनत वगैरह तो हम लोगों ने काफ़ी करी है। सोमवार को उम्मीद कर सकते हैं नेकलाइन के ऊपर। हाँ, नेकलाइन के ऊपर हो, लेकिन इस पे कोई हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप बिल्कुल साफ कर दे। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक जब 8% ऊपर है तो ऐसा तो हो नहीं सकता इस पर बात ना हो, चर्चा ना हो। अच्छा, लोगों ने जो ये हार्वेस्ट सीजन के ऊपर खेला है वो तो पीसी ज्वेलर को खेला है 13% ऊपर। अच्छा, मैं देख रहा TVZ भी ज़बरदस्त प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। तो ज्वेलरी शेयरों में भी आज काफ़ी रौनक है। बड़े दिनों बाद मुझे देखने को मिल रहा है इतनी ज़बरदस्त रैली पीसी ज्वेलर में, TVZ जैसे स्टॉक्स में। तो अगले महीने
जो आशीष कुछ इशारा कर रहे हैं पीछे से, अगले महीने जो पर्व आ रहे हैं उससे पहले शायद खरीदारी हो, लग रहा है आशीष के यहाँ से कुछ आया है कि भाई ये सब चीज़ें चाहिए। बिल्कुल त्योहारों के मौसम में, शादियों के मौसम में जाहिर है कि डिमांड आएगी। और जो आपने कहा कि हार्वेस्ट सीजन के बाद जब लोगों के हाथ में पैसे आए तो उनका इस्तेमाल हम तो कहते हैं इक्विटी मार्केट में करना चाहिए, लेकिन रूरल इंडिया में आप देखिए अभी भी लोग उसको ज्वेलरी को एज एन इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं। ट्रेड एट 230 लेने का समय भी हो गया है, 2:30 बज रहे हैं। सर्वेंद्र तैयार हैं आप अपने ट्रेड एट 230 के साथ? मेरा ट्रेड एट 230 है बाटा पे, जहां क्लियरली लग रहा है कि जिस तरह का कंसोलिडेशन के बाद अभी ऊपर ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। मुझे लगता है कि 1425 1430 के स्तर बाटा के लिए ऊपर में रहेंगे आज और कल के लिए। आप मंडे के लिए इसको लेके चल सकते हैं और एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1389.40 पे। ओके, तो यहाँ पर 1425 के टारगेट के साथ खरीदारी की राय है। 1406 के लेवल इस समय है। आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि ये कंसोलिडेशन के बाद अब चलना शुरू कर चुका है। और देखिए, अगर आपने ले रखा है तो बने रहिए 1425 के लेवल, अभी भी आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। यह है सर्वेंद्र की राय इस स्टॉक पे। और आइए अब मैं आपको बताता हूँ आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। इस वक्त जिस स्टॉक पर मेरी नजर है वो है गुजरात गैस, और यहां पर हम आपको करीब 200 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। ये स्टॉक ऐसे भी मेरा फेवरेट रहा है, कई बार हमने इस पर बात की है। और आज इसको चुनने के पीछे वजह क्या है? इसको चुनने के पीछे वजह है कि ये देखिए सबसे बड़ी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और अब ये जो 2 नए शहरों में गई है, जामनगर और भावनगर के जो 2 नए कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, उसके बाद अगले कुछ क्वार्टर्स के मैं प्रोजेक्शन देख रहा था रिजल्ट सीजन के पहले, तो इस क्वार्टर के रिजल्ट तो अच्छे आएंगे ही, लेकिन अगले कई क्वार्टर बल्कि अगले 3 से 5 साल के लिए करीब 50% तक वॉल्यूम ग्रोथ का रास्ता साफ हो गया है। तो एनालिस्ट इस पे जो प्रोजेक्शंस दे रहे हैं वो मुझे काफी बुलिश नजर आए, ना केवल अगले वित्त वर्ष के लिए, उसके बाद के वित्त वर्ष के लिए भी। एक और खास डेवलपमेंट हुआ है जिस वजह से इसके नतीजे बेहतर हो रहे हैं, वो ये है कि जो एनालिस्ट एनर्जी सेक्टर को ट्रैक करते हैं वो रिलेटिव प्राइसेस देखते हैं। गैस के प्राइस, कोयले के प्राइस, फर्नेस ऑयल के प्राइस, इनको देख करके अंदाजा लगता है कि इंडस्ट्री के लिए क्या ज़्यादा अट्रैक्टिव है और उसका इस्तेमाल बढ़ता है, वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस समय 3 साल के लोज पर है अगर आप रिलेटिव प्राइस देखते हैं कोयले के और नेचुरल गैस के, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव दिखता है इनके लिए। और ग्लोबली काफ़ी कैपेसिटी भी ऐड हो रही है, जिसका मतलब है कि उम्मीद ये कर सकते हैं आप कि सीएनजी एलएनजी के दाम कम बने रहेंगे और उसके चलते इनके लिए एक अच्छा वॉल्यूम ट्रैक्शन दिखाई देगा। हालांकि ये जो रिलेटिव प्राइस की हम बात कर रहे हैं वो फ्री मार्केट जहां पर है वहां पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो एक खास डेवलपमेंट कुछ दिन पहले हमने आपको बताया भी था, गुजरात में हुआ है। वहां की करीब 50% जो सिरेमिक कंपनियां हैं वो अभी भी कोयले का या लिक्विफाइड गैस का इस्तेमाल कर रही है, उनको स्विच करने के लिए कहा गया है। तो अब वो कोल गैसीफायर या कोल से मूव होकर के गैस पे आएंगे और उसके चलते काफ़ी तगड़ा वॉल्यूम ग्रोथ इस कंपनी को मिलने वाला है, क्योंकि इनका गुजरात में बड़ा होल्ड है। तो वो भी एक खबर जो इनके लिए काफ़ी अच्छी नज़र आती है। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए इस क्वार्टर के नतीजे बेहतर होंगे, अगले कुछ सालों में अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, और ये 20% डिविडेंड पे आउट हर क्वार्टर में, हर साल में लगातार मेंटेन करते हैं। तो उस लिहाज से भी ये हमें काफ़ी अट्रैक्टिव स्टॉक लगता है। इस लेवल पर मेरा ख्याल है गुजरात गैस पे आपको 200 रुपए के जो टारगेट हम दे रहे हैं वो फिलहाल कंजर्वेटिव दिखते हैं। इससे बेहतर टारगेट के साथ आपको मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। सिद्धार्थ, नज़र है आपकी इस पर? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन कंपनी और आपका विश्लेषण के ऊपर कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर मुझे लगता है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक पेनिट्रेशन लेवल है अभी भी भारत में वो हार्डली 10% पहुंचा है। तो हमें लगता है कि गुजरात गैस जैसी कंपनियों को बहुत बड़ा स्कोप है ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने का और एक्सपेंशन का। तो आपकी जो पिक है वो बहुत बेहतरीन है और एकदम सटीक है। तो ये ऐसी थीम वाले स्टॉक है जिनको आप लेकर के लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि पूरी ड्राइव चल रही है गैस को बढ़ावा देने के लिए और उसका फायदा इनको लगातार मिलता रहेगा। इसमें भी कोई नेकलाइन सर्वेंद्र कुछ दिख रही है क्या, तो बताइए। देखिए, आज तो स्टॉक्स वैसे ही निकल रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा वेरिएशन है, बट इसमें भी एक हेड एंड शोल्डर, बुलिश हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है। ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है क्योंकि थोड़ा सा इलिक्विड रहता है, तो आप इसको डिलीवरी के हिसाब से ही देखेंगे। और एक जो इसमें एक दूसरी बढ़िया बात हुई है, 50 डे ने 200 डे को ऊपर काटा है, जो एक बुलिश रीडिंग होती है। क्या कहते हैं उसको, गोल्डन क्रॉस? कुछ लोग उसको गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं, तो ये बुलिश गोल्डन क्रॉसओवर है। 50 ने 200 को ऊपर काटा है। अब कोई सिंपल लेता है, कोई एक्सपोनेंशियल लेता है, बट मैं एक्सपोनेंशियल्स को ज़्यादा देखता हूँ। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म एवरेज के ऊपर चल रहा है, मीडियम टर्म एवरेज और लॉन्ग टर्म एवरेज में एक बुलिश क्रॉसओवर है। तो सेटअप तो सारे अच्छे हैं। 140 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, क्योंकि ये पोजिशनल और ये डिलीवरी का स्टॉक है, इसलिए आप थोड़े से, और इलिक्विड है तो थोड़ा स्टॉप लॉस यहाँ से थोड़ा डीप दिखेगा। बट 140 के नीचे जब तक ये जाता नहीं है तब तक क्लियरली, जैसे आपने बोला, 190-200 के इसके टारगेट्स इसके रहेंगे। तो मेरे हिसाब से 41 रुपए का टारगेट है, तो एक 15-20 रुपए का स्टॉप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है।
140 के नीचे स्टॉप लॉस, 200 रुपए का टारगेट। 200 रुपए के टारगेट बिल्कुल, लेकिन लिक्विडिटी तो काफ़ी है इस हफ्ते दूसरी बार आज 10 लाख के ऊपर का वॉल्यूम हुआ है। इसके पहले मंगलवार को 14 लाख का वॉल्यूम हुआ था। इतनी लिक्विडिटी कम नहीं है एनएससी पे तो। नहीं एनएससी काफी पे volume है, इसमें। मेरा एनएससी का डेटा इधर एडजस्ट नहीं है, तो मैं बीएससी के चार्ट देख रहा था, तो शायद मुझे वहां लिक्विडिटी कम दिख रही है। क्योंकि मैं ये तो दिखता हूँ कि लिक्विड स्टॉक होना चाहिए। हम आज सिस्टम्स के साथ पंगा लेके रखे हैं, सिस्टम के साथ कश्मकश चल रही है, ना तो वाईफाई चल रहा है, ना तो वोडाफोन का कोई बात नेटवर्क नहीं चल रहा है। टेलीकॉम शेयर्स हम शॉर्ट करने की राय आज तो फिर वोडाफोन 2 बार तो सॉरी बोल चुके हैं, बट फिलहाल काफी शॉर्ट हो चुका है, वो काफी शॉर्ट हो चुका है सर। अब तो राइट्स इश्यू में लोग बाइंग कर रहे हैं। हाँ, तो वो अब शॉर्ट नहीं होगा। तो अब ये है कि सिस्टम थोड़ा ठीक से चले तो बढ़िया से चार्ट देखें। ठीक बात है। चलिए तो ये वो स्टॉक, लेकिन आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आशीष के लिए आज का दिन काफ़ी लंबा है। आशीष, आज तो आपके दोनों ही सेक्टर की कंपनियों ने एक साथ बंद बना लिया नतीजे देने। अच्छा, कोई पता चला कि ये अकस्मात था, दोनों ने एक साथ किया या सोची समझी बात है? नहीं, इसका कुछ पता नहीं चला। पता चलेगा सबसे मजबूत कौन। पर नहीं, पहले तो इन्फोसिस पहले ही आता था, उसका टीसीएस पहले आने लगा। इस बार टीसीएस डिले के साथ है, इन्फोसिस अपने शेड्यूल टाइम पर है, टीसीएस एक दिन डिले के साथ है। तो लोग कंफ्यूज कर रहे थे कि शायद टीसीएस से पहले इन्फोसिस के नंबर्स आने की तैयारी हो रही है। ऐसा है नहीं, इन्फोसिस अपनी जगह पे ही आ रहा है। क्या अनुमान है, बताइए। अच्छा, अनुमान तो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तो समय सामने खड़ा हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को ध्यान रखना है कमेंट्री कैसी आती है। और स्ट्रीट क्या है, FY20 के लिए अच्छे ग्रोथ नंबर्स प्रोजेक्ट करके चल रही है, ऑलरेडी भाव में है। अब इस दौरान दिक्कत ये हो गई कि वो जो दुनिया की लीडिंग इकोनॉमीज है, उनकी जीडीपी स्लोडाउन के खतरे सामने आ गए। ब्रेक्जिट को लेकर अभी भी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ऐसे में कमेंट्रीज आगे आने वाले साल के लिए कैसी रहेंगी, उस पर पैनी नजर रखिएगा और उसका एक अंश पता चलेगा, क्योंकि कंसेंसस व्यू है FY20 में इन्फोसिस जब गाइडेंस लेकर आएगा कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ की, यानी कि करेंसी अगर स्थिर रही तो कैसी ग्रोथ रहेगी, तो शायद 8 से 10% की बात करेंगे। अब इससे अगर कोई भी बेहतर आई तो वो दिखाएगा कि FY20 के लिए कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। लाइकवाइज टीसीएस के लिए पिछले साल टीसीएस ने FY18 में 6.7% ग्रोथ करी थी। इस बार अगर हमारा अनुमान जो आप लोग की स्क्रीन पर आएगा उसको देखेंगे आप, तो एक्सपेक्टेड है कि पूरे साल में 11% की ग्रोथ होगी, यानी कि डबल डिजिट में टीसीएस ग्रो करने वाला है। तो क्या ये डबल डिजिट ग्रोथ मोमेंटम FY20 में कंटिन्यू होगा? कमेंट्री से भापने की जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें वॉच आउट करना पड़ेगा इस बार दोनों मैनेजमेंट्स की कमेंट्री। तो दोनों मैनेजमेंट की कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत बहुत तो शुक्रिया आशीष। तो सोमवार को सुबह सुबह पता चलेगा बाकी दरअसल बढ़िया प्रदर्शन क्या कौन सा स्टॉक दिखाता है। लेकिन आज देखिए ठंडा कारोबार हो रहा है और पिछले 2 दिनों से टीसीएस में बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो लेट्स सी अनुमान टीसीएस के नतीजे कैसे आते हैं। चार्ट्स कुछ बता रहे हैं, आप एक सेकेंड आप ना इसको दुरुस्त करिए सर। हम किरण जी के पास चलते हैं। किरण जी, आज भी देखिए खुला मजबूत, ऊपर में टीसीएस टिक नहीं पाया, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, न्यूट्रल है। मैं तेजी ना मंदी करने की सलाह दूंगा। जो अगर तेजी करनी है तो 2100 के ऊपर ही करनी है, उसके पहले नहीं। और इधर से 2100 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, कई बार टेस्ट हो चुका है और फेल हो चुका है, पर नीचे में डेप्थ भी नहीं है इसका चार्ट पैटर्न में। तो मेरा मानना है कि वर्स्ट कम सिनेरियो वापस एक बार हम 1980 के करीब जा सकते हैं। तो ये इधर से 40 रुपए की डाउन साइड, 40-50 रुपए की अपसाइड, यही रेंज में हम ट्रेड करते नजर आ जाने चाहिए टीसीएस। तो ये स्टॉक देखिए यहाँ से और नीचे जाने की तरफ संकेत दे रहा है। और याद करिए 2 दिन पहले हमने आपसे क्या कहा था, निकल जाइए एक बार टीसीएस से कम और देखिए एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। तो आप देखेंगे खास तौर पर पिछले 2, ढाई 3 ट्रेडिंग सेशंस में किस तरह से स्टॉक ने कमज़ोरी दिखाई है। तो नज़र रहेगी। कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसा लगता है कि नतीजों से पहले ये देखिए मंदी की है। तो लेट्स सी नंबर्स कैसे आते हैं, लेकिन अच्छी कमजोरी इसमें देखने को मिली है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए पिछले 3 दिनों से, और मुझे याद है हेमंत आप कह रहे थे कि मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए और एक अच्छी तेज़ी हुई है। आप अगर 1 महीने का चार्ट लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे स्टॉक्स पहले चले और उसके बाद नतीजे जैसे नज़दीक आए हैं, टीसीएस देखिए या इन्फोसिस देखिए, वहाँ पर बिकवाली शुरू हो गई। आप देख सकते हैं पहले तेज़ी और फिर अब मुनाफा वसूली। एक बात मुझे एक एनालिस्ट कह रहे थे कि आमतौर पे यहाँ पे जिस तरह से ऑप्शन में बड़ा एक्शन होता है नतीजे के पहले, इस बार वैसा खास देखने को नहीं मिल रहा है। किरण, आपने भी कुछ ऐसा वॉच किया क्या इन्फोसिस या टीसीएस पे? नतीजे के एक दिन पहले लोग तमाम स्ट्रैटेजी, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल सब बना के ले जाते हैं, इस बार वो एक्शन थोड़ा गायब है। बिल्कुल मिसिंग है प्रदीप जी। और इसमें एक्शन 1 हफ्ते पहले था और ये सबके सब पोजीशन अनवाइंड होते नजर आ रहे थे। तो मेरा मानना है कि अभी मेजर मूव नहीं आने वाला है, इसीलिए मैंने टीसीएस का व्यू ऐसे ही दिया कि करीबन इसी लेवल के ऊपर नीचे ट्रेड करता नजर आएगा। डिसाइसिव मूव शायद नहीं मिलेगी। लोगों ने ट्रेड बना भी लिए और अनवाइंड भी कर लिए क्योंकि हाइस के करीब आ गए थे। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं सर्वेंद्र?
नहीं, 6 महीने से अगर आप इसके सारे रेंजेस देखें और 6 महीने से देखें तो ये 2000 के आसपास एकदम स्टिकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अक्टूबर का 1 महीने का फॉल उस पूरी रेंज को 6 महीने मिलके भी काट नहीं पाए, मतलब 50% भी उसको रिट्रेस नहीं कर पाए, जो कि एक स्लाइटली मीडियम टर्म नेगेटिव मेरे हिसाब से इसके सेटअप्स बन रहे हैं। तो अगर ये यानी लिफ्ट से उतरा और सीढ़ियों से धीरे धीरे चल रहा है। 6 महीने से चल रहा है, अभी आधी सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाया। 20 सीढ़ी उतरा था, उसमें से 10 सीढ़ी चढ़े हैं, वो भी 6 महीने में मर के 2000 के आसपास। तो अगर ये मीडियम टर्म एक थोड़ा सा नेगेटिव सीन है और अगर रिजल्ट कहीं गलती से खराब आ गए तो ये स्टॉक काफी जोर से गिर सकता है। लेकिन अब चलिए आईटी की बात पूरी कर लें, बहुत हो गई मंदी। दूसरे स्टॉक पे नजर डालते हैं जो मेरी नजर में भी आ रहा है। एक स्टॉक है, ये मुदित जी का आया मैसेज मेरे को, और वो कह रहे हैं कि आज हमने सुबह सुबह आपको बैसाखी पिक में बताया था, प्रियंका गई थी वहां पर, और प्रियंका जब वहां पर गई थी तो मुदित जी का स्टाइल है ये स्टॉक यहीं अभी के अभी खरीद लीजिए, है ना। तो आप देखिए जिसने खरीदा, ये शो था आपको याद दिला दे 10 के दमदार ट्रेड्स, तो 10 के दमदार ट्रेड्स में आपको इसी तरह के स्टॉक्स मिलते हैं। और देखिए इसे कहते हैं बैसाखी पे CNBC आवाज़ जिसने देखा सुबह से लेकर अब तक वो माला माल हुआ है। 12:30 वाले स्टॉक्स तो हमने आपको बताई, और सुबह देखिए 10 से 10:30 के बीच में ये स्टॉक का जिक्र हुआ था। दिन के उच्चतम स्तर पर ये स्टॉक इस समय कारोबार कर रहा है, 4% की मजबूती देखने को मिल रही है। किरण जी कैसा लगता है ये स्टॉक, बताइए। EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, और मेरा मानना है कि ये पोजिशनल व्यू रखना चाहिए इसमें भी, और 127 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए अगले शुक्रवार तक। ओके, इसमें इनफैक्ट इस लेवल के आसपास 120 के करीब बार बार अटकता था और आज इसके ऊपर क्लोजिंग की तैयारी है। किरण, क्या आप ये कहेंगे कि अगर नहीं लिया सुबह तो अब भी ले सकते हैं, क्या ऐसा दिखता है आपको? बिल्कुल अब भी लेना चाहिए। ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 120 के ऊपर इसकी क्लोजिंग मिल जानी चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस 119 है और 127 टारगेट है, तो काफी अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। 1-1.5 रुपए का रिस्क है करंट लेवल से। ठीक बात है। तो अब देखिए बढ़िया तेजी EIL में देखने को मिल रही है, और जो हम आपसे कहते हैं 30,000 के ऊपर, सर आपका भाव देखिए अब बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। आप देखिए 30,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आने के लिए तैयारी कर रहा है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट लाइए। अब डबल सेंचुरी सेंसेक्स ने लगा दी है, और जिस तरह की बाइंग देखने को मिल रही थी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, ये 30,000 के ऊपर अब और चंद मिनट बाकी हैं, ये पहुंच जाएगा। तो करीब करीब 200 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में भी देखिए देखने को मिल रही है, और हम कह रहे थे 50 पॉइंट के लिए आपको छोड़ना नहीं चाहिए, खेलना चाहिए इस बाजार को। तो सही मायने में बैसाखी CNBC आवाज़ के दर्शकों की मनी है। और देखिए रविवार को बैसाखी है, फ़ायदा तो तब है जब आज आप बैसाखी हमारे यहाँ साथ बाजार में मनाएं, पैसे कमाएं और फिर बल्ले बल्ले करें। एक और दमदार एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बड़े दिनों के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ, कोहली साहब आज हमारे साथ जुड़ते हुए बहुत ही लंबे अंतराल के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपको भी बैसाखी की लख लख बधाइयाँ। थैंक यू प्रदीप जी एंड हेमंत जी, और आप सबको भी और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। बहुत समय के बाद हाँ, नहीं बोलिए। बहुत समय के बाद कोहली साहब आपसे मुलाकात हो रही है, कहाँ थे आप? ढूंढ के निकाला हमने आपको। मेहनत से। तो अच्छा, इस बीच आपने कुछ बहुत सारे शानदार रिसर्च जरूर की होगी और आइडियाज ढूंढे होंगे, जिसके लिए हम आपको मिस करते रहे हैं इतने दिनों से। तो चलिए पहले आज इस शो में बैसाखी स्टॉक्स की शुरुआत आपसे ही करें, कुछ आइडिया बताइए। प्रदीप जी, अभी हम लोग जो PMS चला रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा कंप्लायंस की वजह से स्टॉक्स के नाम नहीं लेते हम लोग, बट मोटा मोटी तौर पे हम बात कर सकते हैं कि किस सेक्टर में हमारा रुझान अभी ज़्यादा है, और जहां हमें ऐसा लगता है कि आगे काफ़ी कुछ अच्छा पैसा बन सकता है। दो फ़ायदे इसमें ये हैं कि एक तो आपको ब्रॉडर व्यू मिलता है, और दूसरा ये कि आपको लॉन्ग टर्म व्यू है, क्योंकि ये जो PMS की होल्डिंग होती है वो कुछ 3-6 महीने के लिए नहीं है, वो 3 साल के व्यू से कम हम लोग लेते हैं। और कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात जिसमें हम करते हैं, तो विच ऑल्सो हेल्प्स कैपिटल बिल्ड करने में, वेल्थ बिल्ड करने में काम आती है। तो मुझे लगता है कि अभी जो फिलहाल हमारा रुझान है, एक तो अगर हम देखें तो कैपिटल गुड सेक्टर एक ऐसा है जहां पर पिछले 6-7 साल से कुछ खास हुआ नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने जो कैपेक्स प्लान्स हैं वो डेफर कर रखे हैं, वहाँ पर कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही, ऑर्डर फ्लोज काफ़ी कम थे।
लेकिन जो उसी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, तो इनफैक्ट उसको देखें हम तो आज की डेट में इस साल जो FY19 की ऑर्डर गाइडेंस को वो लोग अपनी ही गाइडेंस को बीट कर पाएंगे और आगे वाले समय के लिए भी अच्छी गाइडेंस देने की संभावना है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ कुछ पॉकेट्स में ये काम हो रहा है। अभी काउंटर इंट्यूटिव है, बहुत सारे लोग ये आगे से जवाब क्वेश्चन करते हैं कि इलेक्शन का टाइम है, इस समय कौन कैपेक्स करेगा। तो हो सकता है कि वो 2 महीने 4 महीने ना करे, लेकिन एक तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है और दूसरा ये कि जो लोग लॉन्गर टर्म व्यू देख रहे हैं, स्पेशली खासकर पिछले 1-2 महीने की एक्टिविटी के बाद जब से ये लग गया है कि अभी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी पॉलिटिकल सिस्टम की, तो आई थिंक जिन्होंने लंबा व्यू लेना है उनके लिए शायद ये कोई मायने नहीं रखेगा। तो हमें कुछ कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं कैपिटल गुड्स में जहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी ऑर्डर फ्लो अच्छा हो रहा है। कुछ जैसे एक बॉयलर मैन्युफैक्चरर एक बहुत छोटी कंपनी है, कुछ कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो छोटे छोटे कंपनियाँ, उनके पास तो 2-2 3-3 साल के ऑर्डर बुक है। तो इसका मतलब ये है कि काम चल रहा है। शायद वो बड़ा बिग टिकट अनाउंसमेंट नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कैपेक्स साइड में कुछ काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर लेकिन अच्छा स्कोप हो सकता है। और वहाँ पे अच्छी बात यह है कि स्टॉक्स ने अभी परफॉर्म नहीं किया है, तो विच मीन्स कि क्योंकि अब आप देखिएगा इन हाईएस्ट लेवल पे अगर आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जो परफॉर्म नहीं की है, जो और आगे कर सकती है। अगर आप ऑलरेडी परफॉर्म एक्टिविटी को लेंगे तो वो तो ऑलरेडी उसमें प्राइस में बिल्ट इन हो गया, तो फिर आपके पास अल्फा नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्टॉक को देखना चाहिए। दूसरा सेक्टर जो हमको अच्छा लग रहा है वो हम अभी भी जो कंटिन्यूटी में बना हुआ है वो आईटी है, क्योंकि हमें लगता है कि जिस तरीके से ग्लोबल डिमांड की बात करें हम, अगर आप देखें तो 6-7 साल से यूएस और यूरोप जो हमारे 2 मेजर बायर्स ऑफ सर्विसेज हैं इन सब आईटी के, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स थी और काफ़ी डिमांड नहीं थी। तो जो कंपनियां और हमारी कंपनियां भी गेयर्ड अप नहीं थी नए तरीके की टेक्नोलॉजी के लिए। उनको पुराना ट्रेडिशनल काम आता था, लेकिन जो क्लाउड बेस्ड जो डिजिटल वो सब नहीं कर पा रहे थे। अभी पिछले 1-2 साल में उन लोगों ने भी, कंपनियों ने भी गेयर अप किया और उधर भी डिमांड डेवलप हो गई है। तो हमें लगता है कि वहाँ पर आईटी सर्विसेज में भी अभी काफ़ी बड़ा स्कोप है उनके लिए जिन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है। तो वो कंपनियाँ काफ़ी अच्छे से कर रही हैं जिनका डिजिटल कंटेंट बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पर भी हमें लगता है कि दोनों ही बड़ी कंपनियाँ और छोटी मिड एंड स्मॉल कैप में जो स्पेसिफिक रीजन को या स्पेसिफिक सेक्टर को कवर करती हैं, जैसे एक कंपनी है जो इंश्योरेंस के लिए ही है खाली, तो वो इंश्योरेंस में काफ़ी अच्छे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जीत रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक थ्रेशोल्ड होता है इन कंपनियों का। मिडिल कंपनियां जो होती हैं, हमारी रिसर्च के हिसाब से हमने देखा है कि अगर ये 150 से 200 मिलियन डॉलर के रेवेन्यू पे पहुंच जाती हैं तो फिर इनका जो मार्जिन है वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करता है। तो आई थिंक कुछ कंपनियां उसमें इस लेवल पे हैं जहां पर उनका मार्जिन एक्सपेंशन की बिल्कुल क्लोज है, और वो मार्जिन एक्सपेंशन कुछ 300-400 बेसिस पॉइंट होगा, विच मीन्स कि फिर उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी वैसे ही बढ़ेगी और स्टॉक प्राइस भी उस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से कुछ आइडियाज़ हैं जो हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बेहतरीन आइडियाज़ और बेहतरीन रिसर्च। प्रदीप, एक चीज़ मेरे और दलजीत सिंह साहब में कॉमन है, हम दोनों एक ही शहर से हैं। दलजीत सिंह साहब, जाना नहीं हुआ बरेली वगैरह? जी हाँ। क्या प्लान है? बैसाखी पर जा रहे हैं क्या? अभी तो ठीक जाना हुआ नहीं है मुझे, अभी तो इधर ही है। अच्छा, इधर ही है। चलिए, बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ थानू वैसाखी दिया। शुक्रिया आज के दिन आप हमारे साथ जुड़े, और आप हम लोग याद कर रहे थे पिछले कई दिनों से, तो हमने सोचा आज के मौके पर आपको ज़रूर बुलाया जाए। मगर धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब उनसे जानते हैं कि वैसाखी की पिक्स क्या। आज वैसाखी की हर पिक ने देखिए पैसा बना कर दिया है, चाहे वो 12 बजे वाला हम लोगों का स्पेशल शो या फिर सुबह EIL की जो बात हो रही थी सुबह से, जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं देखिए बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बताइए श्रीकांत जी, बधाई सबसे पहले आपको, और कौन सा स्टॉक आप चुन रहे हैं? थैंक यू प्रदीप जी, आपको और हेमंत जी, आपको और पूरे CNBC परिवार को, हमारे दर्शकों को बैसाखी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। देखिए, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो ये मार्केट है, उस मार्केट का जो एक मोमेंटम बना हुआ है वो एक फाइनेंस सेक्टर या स्पेशली अगर देखा जाए तो जो कॉर्पोरेट बैंक्स है उसके बेसिस पे बना हुआ है, और मुझे लगता है ये ट्रेंड आने वाले कुछ महीनों तक और कंटिन्यू होगा।
उसी एक पर्टिकुलर पैक में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक मैंने चूज़ किया हुआ है। ये स्टॉक ऐसा है कि जिसने 9 साल का एक इम्पॉर्टेंट लाइन ब्रेकआउट किया हुआ है। 9 साल से ये स्टॉक एक ही कंसोलिडेशन में एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, 310-315 के ऊपर। ये स्टॉक काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा था और हमेशा वहाँ से 250 या 220 के लेवल्स को वो छू रहा था। बट फाइनली लास्ट क्वार्टर में, मार्च का जो क्वार्टर ख़त्म हुआ है, उसमें स्टेट बैंक ने 310 के ऊपर का क्वार्टरली क्लोज दे दिया है। यानी कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ये ब्रेकआउट जो है वो वैलिडेट उसने कर लिया है। तो उसके बेसिस पे मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है वो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टर्स को या जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको दे सकता है। ऐसा ब्रेकआउट हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखा था, लेकिन रिसेंटली पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में देखा था और उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वहाँ से ऑलमोस्ट 3 गुना हुआ है। तो मुझे लगता है कि स्टेट बैंक में भी वैसे काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन बना हुआ है। जो इमीडिएट टारगेट्स है वो मेरे 400 के टारगेट्स है, लेकिन मुझे लगता है शायद ये स्टॉक और भी ऊपर चला जाए। लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पे, कुछ महीनों के बेसिस पे मुझे लग रहा है कि स्टेट बैंक 400 के लेवल्स को छू सकता है। स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए 285 का। करंट लेवल से बाय करें, यदि कोई करेक्शन अगर आ जाए तो 300 के करीब और बाय करना चाहिए, लेकिन फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 285 के करीब का। ओके, 400 तक के टारगेट दिखाई देंगे यहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं तो अगली बैसाखी तक वाला लंबा कॉल है आपके लिए। लेकिन एसबीआई कमाल करेगा आने वाले महीनों में, ये कॉल आपके लिए आता हुआ। तो एसबीआई पे 400 के टारगेट के साथ तेजी का खरीदारी का कॉल इस समय आपके लिए आ रहा है। किरण, आपने कौन सा स्टॉक चुना है बैसाखी के लिए? वोल्टास है मेरा कॉल। बैसाखी के बाद बहुत सारी गर्मी हो जाती है और समर सीजन में वोल्टास जैसा काउंटर नहीं रहेगा। टेक्निकली भी वीकली चार्ट पैटर्न देखे तो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और एक कंसोलिडेशन 2.5 साल का है प्रदीप जी। और इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो एक बहुत बड़ी मूव आती है। तो मेरा मानना है कि दिवाली तक, यानी अक्टूबर नवंबर इसी साल में आपको 780 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। और इस ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 870 का आपका टारगेट होना चाहिए और स्टॉप लॉस 580 का रहना चाहिए। तो ये आपको ऐड भी पसंद है या खाली ये स्टॉक ही पसंद है? ऐड भी पसंद है, हमारे ऑफिस में यही वोल्टास के ही एसीज है। अच्छा। और स्टॉक भी पसंद है। चलिए, खर्चा आपने किया है तो फिर देखिए आपको रिटर्न भी मिलेगा। बढ़िया स्टॉक है और ऐड तो दरअसल मुझे भी बहुत पसंद है और इनके हर गर्मियों में जो नए ऐड आते रहते हैं वो आप चूक नहीं सकते उन ऐड से। सिद्धांत साहब बताइए, आपको क्या पसंद है? बैसाखी के बहुत अच्छे मौके पे हम जो लेके आए हैं वो है एक सुरक्षा कवच वाला शेयर। ओके। और वो होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ठीक है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट इंश्योरेंस स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी, और ये कंपनी की एक खास बात है कि अभी के जो नतीजे आएंगे वो बहुत बेहतरीन आएंगे। उसका कारण है कि जेएफएम का जो महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा जम के इंश्योरेंस की बिक्री होती है। ठीक और हमें लगता है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बहुत बार ऐसा होता है कि जितनी पुरानी इंश्योरेंस कंपनी उतना फायदेमंद शेयर होल्डर के लिए। और ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हमें लगता है कि नतीजों के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से, फाइनेंशियल के हिसाब से बेहतरीन परफॉर्म करेगी। 1210 का हमारा लक्ष्य है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन है। हमें लगता है ये सुरक्षा कवच जरूर लेना चाहिए। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये सुरक्षा कवच जरूर लीजिए। आज जब बढ़िया प्रदर्शन देखिए दिखाएगा ये स्टॉक का। अब से लेकर नेक्स्ट बैसाखी तक के ये टारगेट्स दे रहे हैं सिद्धार्थ। सर्वेंद्र जी? बिल्कुल जी, मैंने भी चूज़ किया, बट मेरा होराइजन 1 से 3 महीने का है। और मेटल स्पेस जहाँ से हम सबसे पहले हमको लगा था कि बाजार जब घूम रहा था कि मेटल्स जो है वो बॉटम आउट हो चुके थे और अपने लार्जर मूव्स के सबने अच्छे रिट्रेसमेंट्स कर लिए थे। और निफ्टी मेटल इंडेक्स भी अगर आप देखें तो एक बढ़िया बुलिश हैमर जिस मंथ में बना था, उस मंथ में भी हमने डिस्कस किया था कि इतना बुलिश हैमर बनने के बाद वो स्पेस अब आगे परफॉर्म करती रहेगी और करनी चाहिए नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स के लिए। तो उसमें से वेदांता मेरी पिक है और ये स्टॉक का एक बढ़िया सा एक 4-5 दिन का कंसोलिडेशन भी पूरा हो गया है। मेरा मानना यह है कि एक बुलिश सेटअप और बुलिश चैनल में चल रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट कर चुका है। नेकलाइन का ये रीटेस्ट है जो कि एक कॉपी बुक सिग्नेचर होता है और आप इसको बाय करके यहाँ से चलेंगे 182-183 के आसपास मैंने बनाए थे ग्राफिक्स, हाँ, तो वहीं पे चल रहा है। आप इसमें 200-205 का स्तर लेके चलेंगे जो इसके लॉन्गर टर्म एवरेजेस है और उस टारगेट के साथ मैं 1 से 3 महीने के लिए इसको बाय करके चलना चाहूँगा। ठीक बात है। तो ये वो स्टॉक है वेदांता, इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और देखिए आज जो हम लोगों ने खास शो किया पटियाला स्टॉक्स, आपका आईसीआईसीआई बैंक भी देखिए क्या भाग रहा है, कल का हाई पार करने की तैयारी में गजब की तेजी देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब इस पटियाला शो का भी हमारे पास प्रोमो है, राइट? तो चलिए एक बार सुन लेते हैं क्या आपको बताया गया था। अगर आपने किसी वजह से मिस कर दिया तो एक झलकी देख लीजिए।
देश के कंजम्पशन बूम को इन्होंने सही तरीके से समझा। 2003 में ये 125 रुपए का IPO आया। हमें लगता है ये अभी भी स्टॉक में काफी दम है, वापस 10,000 के स्तरों को छुएगा। आयशर मोटर की बात कर रहा हूं मैं। बुलेट ने इसकी किस्मत बदली और अभी भी बदल रही है। पिछले कुछ दिनों आप देखेंगे ओवरऑल आउटलुक थोड़ा कमजोर हुआ था। यही मौका होता है जब आप अच्छे स्टॉक लेने के लिए, शेयर लेने के लिए। 12 बजे एक स्पेशल शो किया और आपको कहा कि ये तमाम ऑटो स्टॉक सस्ते वैल्यूएशंस पर इस समय मिल रहे हैं, खरीद लीजिए। और इसके अलावा हमने आपको बताए थे, हर्षदा ने M&M का स्टॉक रिकमेंड किया था, मैंने आपको ICICI बैंक बताया था, जहां पर हम ये कह रहे थे कि नए पंजाबी CEO के नेतृत्व में यहां पर आपको तेजी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट सारे के सारे प्राइवेट गोदरेज एग्रोवेट मोटे तौर पे हम देख रहे हैं पंजाबी CEOs बन रहे हैं। और गोदरेज एग्रोवेट दिन के हाइस पर ये स्टॉक भी अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता हुआ वरुण ने ये स्टॉक चुना था। तो ये सारे स्टॉक हैं जो हमारी टीम ने आज आपके लिए पेश किए और ये सब आपको आज के आज मुनाफा कमा कर दे रहे हैं, लेकिन आगे भी मुनाफा कमा कर देते रहेंगे। तो हमारी CNBC आवाज की टीम की ओर से यह है बैसाखी गिफ्ट। बिल्कुल। और हमारे एक्सपर्ट्स का बैसाखी गिफ्ट भी हम आपको एक के बाद एक लगातार बता रहे हैं। देखिए, सुबह से एक दिग्गज, खासतौर पे पंजाबी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने पंजाबी तड़का लगाया, खूब सारी मस्ती भी की। हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा का इस मामले में जवाब नहीं। सबसे जिंदा दिल फंड मैनेजर इतने सालों में, 20 सालों में मैंने अगर कोई देखा है तो वो तो समीर अरोड़ा साहब ही है। अगर आपने सुबह मिस किया तो आपको आइए एक बार फिर से दिखाते हैं। पंजाबीज जो होते हैं वो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। आई एम श्योर आप भी हैं। कोई बढ़िया मिठाई जो आपको पसंद हो बताइए, क्या आपको अच्छी लगती है? पंजाबी आदमी को छोले भटूरे के साथ गुलाब जामुन के सिवाय और क्या अच्छा लगता है? बिल्कुल सही है। कोई और चॉइस ही नहीं है और वर्ल्ड में कोई इससे बेटर फूड ही नहीं है। लेकिन उसमें खाली आजकल जरा कि मोटा हो गया आदमी, हेल्थ खराब हो गई। मेरी हेल्थ वैसे ठीक है, उसके सिवाय तो जितने दिन रात खिलाइए। छोले भटूरे और गुलाब जामुन। अच्छा, फिर एक रैपिड फायर हो जाएगा। ये बताइए, क्रिकेटर कौन सा पसंद है आपको? हाँ जी, क्रिकेटर? जी सर। क्रिकेटर तो आजकल तो विराट कोहली के दिन है, बट IPL में ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा जी। बट वर्ल्ड कप में तो जाके देखेंगे क्या करते हैं। तो आपको विराट कोहली पसंद है। और फेवरेट हीरो कौन है? फेवरेट हीरो आजकल का वो नया वाला, व्हाट्स हिज नेम, आयुष्मान खुराना। आर्यन। अच्छा, आर्यन। और हीरोइन? हीरोइन पुराने वाली हमारी तो दीपिका पादुकोण। तो देखिए, आज दिन भर खूब मस्ती हुई। मुनाफे की तैयारी में आज हमने शुरुआत ही समीर अरोड़ा साहब के साथ करी, जो सिंगापुर से सीधे हमारे साथ जुड़े। और जैसा प्रदीप कह रहे थे, बहुत ही लाइव एक्सपर्ट हैं और बाजार पर तो गहरी पकड़ रखते ही हैं। और उन्होंने कुछ दिन पहले तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से खरीदते थे प्रदीप, अब एक PSU बैंक भी खरीद लिया है। ये एक सरप्राइज है। तो आपको पता है कि कहाँ तेज़ी होने वाली है, क्योंकि समीर अरोड़ा वहाँ सबसे पहले पहुँच जाते हैं जहाँ भी तेज़ी होने वाली होती है। तो ये बहुत ही दिग्गज एक्सपर्ट्स जो लगातार आपको एक के बाद एक आज के आइडियाज़ बता रहे हैं। और ये बैसाखी स्टॉक के आइडियाज़, ये थीम, इन पर आप ज़रूर याद रखिएगा और एक्शन ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये सब आपकी तगड़ी कमाई इस बैसाखी से अगली बैसाखी। बल्कि मुझे पसंद है जो किरण ने कहा कि दिवाली तक ही हो जाएगा। आप तो चिंता मत कीजिए, बिल्कुल जो बाजार का मूड है, तो बैसाखी से दिवाली तक आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं इन सारे स्टॉक्स को। तो एक बार बाजार की ओर लौटते हैं। देखिए, उन लेवल्स के आसपास ही जाकर के कोशिश जारी है। 11,650 हम निफ्टी के लिए कह रहे थे, तो 640-41 तक पहुंच गए। निफ्टी बैंक के लिए हम 30,000 की बात कर रहे थे, उसके काफ़ी करीब हैं। और कंट्रीब्यूशन देखिए तमाम इन स्टॉक्स की ओर से आता हुआ ITC लीड कर रहा है। और उसके बाद ICICI, एक्सिस, HDFC। इसीलिए शुरुआत में हमने कहा था कि बैंक ही वो सेक्टर है जो बाजार की चाल को सुधार सकता है, और वही हुआ है। बिल्कुल। और EIL, आप देखिए, ये वाला स्टॉक भी आपको बताया गया था आज सुबह 10 बजे के 10 के दमदार ट्रेड्स में। तो आजकल पहला सौदा का समय हमने बढ़ा दिया है। 10 के दमदार ट्रेड्स 10 से 10:30 बजे तक होता है। मुदित ने बताया था ये स्टॉक, और देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर ये शेयर भी पहुंचता हुआ। एक और स्टॉक जिसका जिक्र हम कल आखिरी सौदा में प्रदीप कर रहे थे जब आप नहीं थे, वो था भेल। और देखिए कल भी क्या भागा ये स्टॉक, और आज भी क्या ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। 3.5% का उछाल देखिए इसमें आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। श्रीकांत, भेल आपको कैसा लग रहा है ये स्टॉक? मुझे याद है कल कालरा साहब हमारे साथ थे, वो ये कह रहे थे ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टोरी को अगर आपको प्ले करना है तो आप भेल से भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे इन लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो प्लग्स वगैरह हैं वो लगाने शुरू कर दिए। तो मुझे वो बात बहुत बढ़िया लगी। मैं कहा चलो अब EV का एक प्ले हमें नया मिल गया है। कैसा लगता है ये स्टॉक आपको? हेमंत जी, देखिए यहाँ पे एक जो फॉर्मेशन है वो क्लियरली एक कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन है, जहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बना है।
और अगर आप इसके ऑप्शन डेटा को देखते हो, या तो ऑप्शन डेटा से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा कि फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हो तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा एडिशन देखने को मिला है, जो पिछले कई महीनों में हमें देखने को नहीं मिला था। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है वो जो हफ्ते के बेसिस पे अगर आप देखेंगे, वीकली बेसिस पे देखेंगे, तो उसमें हमें एक मोमेंटम नज़र आ रहा है। करंट लेवल 77 के करीब के है। मुझे लगता है जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 85-87 के करीब, और पिछले कई बार ये स्टॉक 85-87 के करीब रुका हुआ है। जब ये स्टॉक गिर रहा था तब 85-87 का सपोर्ट था, उसके बाद कभी भी उसने बाउंस किया तो 85-87 का रेजिस्टेंस उसे बीच में आया हुआ है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि 85-87 के मिनिमम टारगेट के साथ हम इसे करंट लेवल से भी लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, 85-87 तो यहाँ से तगड़ी कमाई का मौका आपके लिए बनता है 10 से 15% के आसपास BHEL में। लेकिन सीमेंस में दिख रहा था, और ये प्रकाश दीवान साहब हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं उनको पसंद आता है, आपकी भी नज़र में हेमंत हमेशा रहता है। सीमेंस का चार्ट एक बार स्क्रीन पे लेकर आइए, और यहाँ पे क्या चाल बन रही है सर्वेंद्र, देखिए जरा। नहीं, बिल्कुल 1000 रुपये में हमने इसको रिकमेंड किया अपने शोज पे, और तब इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के राइट शोल्डर के एकदम बॉटम पे हमने इसको सजेस्ट किया था। 950,000 की रेंज में चल रहा था, मुझे जहाँ तक एकदम क्लियरली याद है, और टारगेट्स अपने थे वो आ गए। 1150-1180 का जो स्तर था वो आ गया, बट स्टॉक फिर भी अभी अपने हेड एंड शोल्डर को ब्रेक करके, नेकलाइन ब्रेक करके ऊपर ट्रेड हो रहा है। आई थिंक अगर इसके थोड़े से एग्रेसिव टारगेट्स देखें तो आई थिंक अगर किसी के पास ट्रेड है तो रखना चाहिए, और अगर यहाँ से भी लेना है तो फ्रेश ले सकते हैं। टारगेट्स मेरे को लगता है कि 1250-1260 तक इसके एक्सटेंड होंगे, और आपको अब जो नए स्टॉप लॉसेस लेके इसमें रखने चाहिए वो 1120 के नीचे अगर आप एक स्टॉप लॉस रखते हैं तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड ये बनता है। जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है वो रखें, और नए लोग 1120 के स्टॉप लॉस से एंट्री कर सकते हैं। 1250 से 1260 की बात आप करें तो कोहली साहब जब कह रहे थे कि कैपिटल गुड्स उनको पसंद है, अगर आप उस समय सोच रहे थे कि कौन से स्टॉक्स, तो लीजिए आपके सामने है। भेल भी डार्क हॉर्स है। हाँ। जिस तरह का सेटअप इसमें बन रहा है, आई थिंक सबसे बढ़िया रिवॉर्ड समय भेल में बन रहा है। सही है आपकी बात। तो बेस्ट डार्क हॉर्स है इस समय। डार्क हॉर्स अगर आप एक ट्रेड लेना चाहें, मैंने अभी भी किसी को मैंने रिकमेंड किया था, किसी ने मुझे बोला डार्क हॉर्स बेस्ट, तो मैंने कहा बेस्ट डार्क हॉर्स भेल है। कैसे कर लेते हैं सर आप? सर 30,000 भी करा दिया। देखिए आप लोग इस संगत में बैठे हैं सर, ये धीमे-धीमे कर रहे हैं। ये जो आपने बैंक निफ्टी पे अभी 30,000 का जादुई आंकड़ा आप छुआया है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। मतलब अभी मैं देख रहा था कि ये 30,000 डॉट को छुआ, 30,000.95, और राउंड फिगर पे थोड़े प्रेशर तो रहेंगे। लेकिन सर कैसे सर, मतलब कैसे करते हैं आप? नहीं, कैसे तो अभी तो बाजार ही कर रहा है सर। 30,000 वो राउंड फिगर है, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, मैं वापस वही शो के कह रहे थे 50 पॉइंट नीचे था, ले लीजिए, हिम्मत करिए। आज बैसाखी से पहले का जश्न है, देखने को मिलेगा। आधे घंटे में हो जाएगा, यही सब बोला था। देखिए बन गया, 30,000 का स्तर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख गया। तो ये है CNBC आवाज देखने का। जब तक 29,700 होल्ड करता है मैं आपके साथ हूँ, उसके बाद फिर वहां से उसके बाद 29,700 के बाद आज आप देखिए एक और सर इसके ऊपर बंद होगा। चलिए आप इसके आगे भी बताता हूँ। नहीं, आज तो बंद हो ही रहा है। मैं कह रहा हूँ जब तक ये 29,700 के ऊपर है बैंक निफ्टी, तब तक मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद फिर आई थिंक बिल्कुल सही बात है। 29,700-600 भी नहीं तोड़ा और यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था कि मंदी के संकेत नहीं है, लेकिन ऊपर की क्लोजिंग देखेंगे तो वो हेमंत पूरी कोशिश कर रहे हैं लाने की। एक स्टॉक मेरी नज़र में आ रहा है PTC इंडिया फाइनेंस। सुबह आज प्रकाश दीवान ने इसकी बात की थी, और देखिए इस बाजार में करीब 5% से अधिक की बढ़त के साथ क्लोज हो रहा है। खास बात ये कि पिछले 3 दिनों के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर हुए हैं। तो ये एक बोनस शेयर था इनफैक्ट आज उनकी तरफ से, जो बात में निकल कर आया। एक बैसाखी स्टॉक ये भी है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके चार्ट्स पे किरण आप नज़र रखते हैं क्या? PTC फाइनेंस मेरा मानना है कि एक अच्छा काउंटर है। इधर करीबन आपका स्टॉप लॉस रहेगा 15 का, और टारगेट के लिए 21 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, पर इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इतना जोर से नहीं चलेगा, पर इवेंचुअली ये अच्छे मूव दे रहा है। ये टारगेट्स हासिल होते नजर आ जाने चाहिए। बिल्कुल, तो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है देखिए ये स्टॉक। और जैसे ही सुबह बताया कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये भी बिल्कुल वैसे ही बनी है। CNBC आवाज पर बोलने के बाद इसने चलना शुरू किया, और देखिए बढ़िया प्रदर्शन इस स्टॉक ने दिखाया है। तो ये सारी जो तेजी हुई है ये बिल्कुल स्क्रीन पर हुई है, ऐसा नहीं है कि गैप अप हुआ है। आपको पूरा मौका मिला इस तेजी में पार्टिसिपेट करने का, जैसे कि अभी हमने आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाया था। ये सारे प्रदीप बड़े जो लोग हैं ना, ये सबके नाम एस से शुरू होते हैं। ये मैंने आज देखा है। सर्वेंद्र देखिए, सिद्धार्थ जी देखिए, सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ अब देखिए अब जुड़ने वाले हैं। ये भी एक बहुत ही जिंदा दिल फंड मैनेजर हैं, जैसे कि समीर अरोड़ा साहब हैं एस से। फिर से ये मैं देख रहा हूँ, ये एस से नाम अब अगली जनरेशन में जिनको हमें चाहिए ना शेयर बाजार में लाना है, उनको एस से नाम रखना पड़ेगा। सर स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। आप भी बिल्कुल भी ऐसे है, शेयर बाजार भी ऐसे। ये देखिए मैंने कहा ना, ये देखिए ये है मतलब आपकी बात। तो ये जैसे ही आते हैं ना, ये एक तो मुस्कुराते हुए आते हैं,
तो वैसे तो आपको पंजाबी होना चाहिए लेकिन दिल से आप पक्का पंजाबी हैं। पिछले जन्म में जरूर मैं पंजाबी था। मुझे लगता है सर आप पिछले जन्म में पंजाबी सभी लोग दिल से पंजाबी है। देखिए सभी ने अपने अपने दोस्तों की शादी में भांगड़ा किया है, दूसरा तो कोई डांस आता नहीं। और बात ये है कि छोले भटूरे तो अभी मोस्ट पॉपुलर डिश है इवन चेन्नई में। सही बात है। तो सर सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। आज हम लोग CNBC आवाज पर सुबह से ही बैसाखी का त्योहार मना रहे हैं। है तो वैसे संडे को, लेकिन क्या है हमने सोचा आज मनाएं, आज पैसा कमाएं तो मजा आए हमारे ट्रेडर्स को। कि संडे को हमारी तमिल की न्यू ईयर भी है। मैं वहीं आ रहा था सर अब तो तमिल न्यू ईयर की भी सर आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो दो पर्व आप मनाने वाले हैं, बताइए मूड कैसा है और कैसे मनाएंगे पर्व? हमारे लिए तो क्या है, खाना स्वीट क्या पसंद है आपको? तो एक साउथ इंडियन स्वीट होता है चक्र पोंगल। मीन चक्र माने शुगर, पोंगल एक राइस को कुक करके। जो चक्र पोंगल जो होता है पोंगल में भी फेमस होता है और न्यू ईयर में भी, क्योंकि दैट्स राइस इज फ्रॉम द लैंड। ओके, उसको सेलिब्रेट करते हैं। क्या बात है। तो सर अगली बार आए तो लेके आइए हम भी तो खाएं ये वाला। तो मूड कैसा है सर बाजार का? वापस देखिए आज बैंक निफ्टी ने 30,000 का स्तर अभी दिखा दिया। सेंसेक्स में तेजी देखने को मिल रही है। बढ़िया तेजी होगी ना? बढ़िया तेजी होगी, इसमें कोई फिक्र ही नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। क्योंकि क्या है ना, हमने देखा है स्टडी, मैंने पिछले बार भी कहा था आपके कि 6 महीने इलेक्शन के बाद मार्केट कंप्लीटली भूल जाती है और जो फंडामेंटल्स है। और अब स्थिति ऐसी है कि बहुत इंडिया की फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। और सेकेंड थिंग इज फॉरेन में क्योंकि ग्रोथ बहुत घट रही है तो लिक्विडिटी की फ्लोज भी बहुत मजबूत रहेगी। ये दोनों कॉम्बिनेशन अब ईयर एंड तक देखिए, करीबन मैं कहूँगा कि 12,500 की निफ्टी। तो 12,500 की निफ्टी, वाह, अब की बार 12,000 के पार। करेक्ट। ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही। कह रहे हैं ग्लोबल लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, फाइज की ओर से हमने लगातार बाइंग देखी है, कैश में तो वो चल रही है। म्यूचुअल फंड्स का कंट्रीब्यूशन रुक के आता है, लेकिन अब लोगों का रुझान क्या है? क्योंकि 1-2 महीने की तेजी तो हो गई पूरी। तो अब क्या इन्वेस्टर जो जनवरी तक थोड़े परेशान थे वो भी अब पैसे वापस लाना शुरू कर रहे हैं क्या? अगले महीने के आंकड़ों में हमको दिखेगा? अरे जनवरी, फरवरी और मार्च की नंबर देखे तो मार्च में करीबन नेट कैश 15,000 करोड़, जबकि पिछले महीने में 7,000 करोड़, यानी दुगना हो चुकी है। सो मार्च में एक बहुत बढ़िया मूव हुआ है 2 तरीके से। एक है कि फ्लोज जो है बैलेंस्ड और आर्बिट्राज ऐसे सेफ्टी जोन से इक्विटी के रिस्क जोन में पैसा शिफ्ट हो गई है। और दूसरी तरफ है, हम देख रहे हैं कि स्मॉल एंड मिड कैप क्षेत्र में अब HNI बहुत ज़्यादा पैसा उधर एक कॉन्ट्रा कॉल की तरह समझिए, लास्ट मंथ में कॉन्ट्रा था ये, अब तो नो लॉन्गर कॉन्ट्रा है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ने ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए। तो इसमें क्या है कि एक रिस्क ऑन रिस्क ऑफ की स्थिति कहते हैं ना, कि पहले एक डरावट, एक इलेक्शन की रिजल्ट की डरावट, फिर एक ग्लोबल में क्या हो रहा है, ये एक स्थिति जो माहौल थी वो अभी बदल के एक इलेक्शन को पार के फ्यूचर की ओर दिखें तो एक बिगेस्ट चीज मैं कहूँगा कि 3 इलेक्शन प्रूफ सेक्टर अगर चुने हो गए, हमने चुन के जो गया है, तो पहली चीज है कंजम्पशन। क्योंकि कंजम्पशन में क्या चीज़ है ना कि हमने देखा कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं और इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कहीं पे स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि कंजम्पशन मैं स्टडी कर रहा हूँ फॉर द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, ऑन GDP ग्रोथ और इम्पैक्ट ऑन कैपिटल गुड्स। क्योंकि कंजम्पशन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी चाहे आगे पीछे हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होती हैं, मगर उनकी जो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स है वो ज़बरदस्त बढ़ रही है। तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरे देश की है करीबन 77% में, बट कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स की 85% पार कर चुकी है। और अगले 6-9 महीने में एक वापसी देखेंगे आपकी उनकी अगले 3 साल की प्लानिंग, 2022 की प्लानिंग के लिए उनको इन्वेस्टमेंट अभी करना होगा। तो कैपिटल गुड्स, हाँ, कैपिटल गुड्स साइकिल। तो इसमें क्या है कि एक तो कंजम्पशन की बढ़त अच्छी होगी, टॉप लाइन ग्रोथ बहुत जबरदस्त, बॉटम लाइन ग्रोथ थोड़ी कम, मगर एक सेफ्टी प्ले बनता है उसके कारण। क्योंकि सारी पार्टियां कंजम्पशन तो बढ़ाने वाले ही उपाय करेंगी। सारी पार्टियां कंजम्पशन को तो बढ़ाना ही चाहती है, सारी पार्टियां कंजम्पशन को बढ़ाएगी। और सेकंड चीज जो इसके पीछे जो कैपिटल गुड्स में है कि पिछले 18 महीने में इतनी बीट डाउन हुई है तो अभी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है कैपिटल गुड्स सेक्टर में। ठीक बात है। तो अगर आप एलोकेशन अभी से शुरू करें कैपिटल गुड्स सेक्टर में, तो क्या है कि मार्केट में एक ट्रेंड होता है कि पहले किस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को स्टडी करके एक फ्लो होता है, सेकंड होता है जब ऑर्डर बुक्स आती हैं, तीसरी होता है जब अर्निंग्स की प्रेडिक्शन आती है। ठीक बात। तो ये कैप गुड्स की जो स्टोरी देख रहे हैं, एक 3 स्टेप में वो अपना पी रेशियो 8-9 के लेवल से फिर 12-13, फिर 12-13 से सीधे 20-21
और 26 भी जाती है पी रेशियो इंडेक्स की। तो इस ट्रेंड को पकड़ना ना, जितने जल्दी आप पकड़ोगे उतनी आपकी मल्टी बैग रिटर्न्स आ सकती है। तो वो है, तो 3 सेक्टर। तो इसके पीछे दूसरी और एक बात है कि चाहे वो कंजम्पशन की ग्रोथ हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स की ग्रोथ हो, दोनों में बैंकों का हाथ बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी चीज अब देखेंगे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में विदाउट बैंक, विदाउट फाइनेंसिंग, और आज एनबीएफसी की एब्सेंस एक कारण है, मगर अभी उसमें भी हम देख रहे हैं एक थोड़ा बदलाव कि बड़े वाले एनबीएफसी अभी वापस फंड रेसिंग भी कर पा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी लेंडिंग भी शुरू कर रहे हैं। मगर बैंक्स खास करके जो स्पेस एनबीएफसी ने विकेट किया उसको भर रहे हैं। तो रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स की पहली ग्रोथ हो रही है, और उसके बाद कॉर्पोरेट में भी अगर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कैपेक्स प्रोजेक्ट 30-70 की रेशियो होती है, 30 इक्विटी 70 डेट। तो डेट कहीं से आना है तो बैंकिंग सिस्टम से ही आना है। तो हमारे ख्याल में ये तीनों सेक्टर अगर आप पकड़े, कंजम्पशन, कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स को जो देता हूं तो एक स्लाइटली ब्रॉडर स्थिर से देखना पड़ेगा कि क्या है कि एक है कंपनी जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर जो एक्चुअली सप्लाई करती है वो प्लांट एंड मशीनरी बिल्ड करने में, सही है। उसके साथ हर फैक्ट्री की डेवलपमेंट में सीमेंट और स्टील की जरूरत पड़ती है। ठीक बात है। और हर इसमें इलेक्ट्रिकल, इसके लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, तो मेटल्स और बिल्डिंग मटेरियल्स ये दोनों उसके साथ बढ़ेंगे। और तीसरी जैसे बैंक्स, और बैंक्स में अभी भी मैं कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़े आगे भी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कुछ खास चुन के अच्छे पब्लिक सेक्टर बैंक है और जिनका ऑलरेडी मर्जर सिचुएशन हो चुका है, ठीक बात है, वो बेटर बेट्स है। जिनकी नहीं हुई है उसमें डेंजर है कि क्या अच्छी बैंक हो तो बुरी बैंक को उसके साथ मर्ज कर देंगे। तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर स्पेस, बट प्राइवेट सेक्टर स्पेस में क्योंकि और इंक्रीमेंटल एनपीए एक्रीशन भयंकर गिरा है। ठीक बात है। तो एसबीआई का छोटे स्मॉल फाइनेंस के साथ मर्जर, छोटे बैंक्स के साथ, स्टेट बैंक्स के साथ मर्जर हो चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो चुका है। तो नाम तो सुनील सुब्रमण्यम साहब लेंगे नहीं, ये वो बैंक्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक प्रदीप और चर्चा चल रही है, जो कल लो वोटर टर्नआउट निकल कर आया ना, ये सजेस्ट करता है कि करंट गवर्नमेंट के फेवर में वोट डले होंगे। अब इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन बाजार इस चीज़ को भी देख रहा है। जो वोटर टर्नआउट थोड़ा कम निकल कर आया है, ये लोग मानकर चल रहे हैं कि जो वोट पड़े हैं लोग, हाँ लोग खुश हैं, चेंज नहीं चाहते, जो सरकार है उसी के साथ। और इसलिए देखिए मार्केट में आज एक रैली भी देखने को मिल रही है। ऑटो स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू है सर? या ऑटो शेयर चल रहे हैं, हो गया करेक्शन पूरा, चलेंगे, वैल्यू लग रही है आपको इनमें? देखिए, हमने तो ओवरवेट पोजीशन बहुत साल से रखा है ऑटो में, हम तो बुलिश ही है, बट इंक्रीमेंटल एडिशंस नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ द रीसेंट करेक्शन। सही है। तो अब मैं कहूंगा कि इस क्वार्टर थोड़ा सावधान रहें। अच्छा, बिकॉज ये क्या है ना, ऑटो कंपनियों ने बहुत ग्रोथ एंटिसिपेट करके बहुत अपने स्टॉक पोजीशन को बहुत बढ़ा दिया था। तो वो स्टॉक कैरिंग कॉस्ट का असर, क्योंकि वो एनबीएफसी क्राइसिस से जुड़ी हुई एक बात है कि जब फाइनेंसिंग मार्केट में गिरती है तो ऑटोमेटिकली ऑटो सेल्स भी गिरी। तो ये लिंकेज होता है एनबीएफसी क्राइसिस का इसके ऊपर। और मगर ये कंपनियों ने प्रेडिक्ट नहीं किया कि ऐसी क्राइसिस आएगी, और पहले से ही हम उनको ये नहीं, उन्होंने प्रोडक्शन जबरदस्त रखा। तो उनकी जो प्रोडक्शन, अभी स्टॉक ऑन इन्वेंट्री बहुत बढ़ गई है, उसकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो उसके असर P&L के ऊपर, ईपीएस के ऊपर दिख रहा है। तो मेरे ख्याल में इस क्वार्टर के बाद, इस क्वार्टर अगर वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट में भी अभी तक ऑटो कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ को डाउनग्रेड नहीं किया है। सही है। तो नेचुरली ये कंपैरिजन विद एक्सपेक्टेशन जो एनालिस्ट कंसेंसस कहते हैं उसमें अभी भी ड्रॉप होगी। मगर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए जब मार्केट रीएडजस्ट करती है रियलिटी को, तो ये जब स्टॉक बिल्डअप हुआ है, जैसे मैं कह रहा था, लेंडिंग की वापसी जैसे जैसे आती है, ऑटोमेटिकली फेस्टिवल सीजन की शुरुआत अगले क्वार्टर में दिख जाएगी, गणेश चतुर्थी से शुरू होती है। तो मेरे ख्याल में ये क्वार्टर में अगर आपके पास ऑलरेडी ऑटो पोर्टफोलियो है तो कायम रखिए, कुछ मत कीजिए। मगर फ्रेश खरीदारी करना है तो ये क्वार्टर को स्टडी करके फिर जो रिवाइज्ड एक्सपेक्टेशंस आते हैं उस हिसाब से आप खरीदिए। ओके, तो गुड़ी पाड़वा का असर तो इसी महीने के सेल्स में दिखेगा, शायद ये उम्मीद कर सकते हैं। 3 बज चुके हैं, काफ़ी देर हो गई, हम ट्रेड एट 3 लेना बाकी है। ट्रेड एट 3 बताने के लिए हमारे साथ श्रीकांत चौहान जुड़े हुए। श्रीकांत, इसी सेक्टर पे है क्या आपकी नज़र? आज तो ऑटो सबसे स्ट्रॉन्ग थीम है। प्रदीप जी, देखिए वैसे आज बैसाखी का दिन है, और अगर हम पंजाब से रिलेटेड अगर स्टॉक की बात ना करें तो मुझे लगता है वो नाइंसाफ़ी हो सकती है। मुझे लगता है कि हीरो मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे हम बाय करके चल सकते हैं। 2640 2645 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। और अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे तो टू व्हीलर्स में काफ़ी अच्छी एक तेज़ी बनी है, वहाँ पे काफ़ी सारे बाय रिपोर्ट्स भी निकले हैं। हीरो मोटर्स उसमें लैगिंग है, लेकिन
जैसे उसका ओवरऑल फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 2700 के लेवल्स को छू सकता है। तो जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है हम हीरो मोटर्स पे ले सकते हैं 2600 के स्टॉप लॉस के साथ। 2700 से लेकर 2725 के स्टॉप लॉस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके 2700 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 2600 पे स्टॉप लगाइए। हीरो मोटोकॉर्प तो एक और ऑटो स्टॉक फिलहाल आपके लिए सामने आता हुआ, यहाँ पर भी तेजी का कॉल आ रहा है। तो एक के बाद एक ऑटो सेक्टर की कंपनियां जिनमें आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको तेजी का कॉल दे रहे हैं। अगले हफ्ते किन चीज़ों पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ये बताने के लिए वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नतीजों का मौसम शुरू हो रहा है आज से। अगले हफ्ते कौन से खास नतीजे होंगे और दूसरी कौन सी खबरें होंगी, वरुण बताइए। देखिए, सबसे पहले तो याद रखें कि अगला हफ्ता एक ट्रंकेटेड वीक है, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो 3 दिन ही काम करना है। ये सबसे पहले याद रखिए। मंडे को सुबह अच्छी खबर, सबसे बढ़िया खबर बताइए। डेफिनेटली मंडे को सुबह इसके अलावा टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजे जो है उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने मिलेगा, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारी और कंपनीज है जो 15 तारीख यानी सोमवार को अपने नतीजे देंगी। उसमें टाटा मेटालिक्स, टिन प्लेट है, नेटवर्क 18, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, ये वो कंपनीज है जो अपने नतीजे घोषित करेगी मंडे को। तो इन पर आपकी नज़र रखें। और मेट्रोपोलिस का जो IPO आया था वो मंडे को उसकी लिस्टिंग होने वाली है। 5.84 टाइम्स करीब ये भरा था, तो इसके ऊपर आपकी खास नज़र होनी चाहिए। 16 तारीख यहाँ विप्रो और 5 पैसा कैपिटल ये अपने नतीजे घोषित करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो विप्रो है, क्योंकि यहाँ बोर्ड की बैठक है, बायबैक पे भी ये विचार करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक तो ये है। 17 तारीख वेडनेसडे, महावीर जयंती के चलते यहाँ छुट्टी है, लेकिन क्रिसिल और माइंट्री अपने नतीजे घोषित करने वाले हैं। 18 तारीख सबसे इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज दिग्गज अपने नतीजे घोषित करेगा। इसके अलावा DCB बैंक और RBL बैंक भी अपने नतीजे घोषित करेगा। और RBL बैंक तो दरअसल फंड रेजिंग के ऊपर भी विचार करने वाला है। इसके अलावा पॉलीकैप का जो IPO आया था उसकी लिस्टिंग होने वाली है 18 तारीख को। और लोकसभा चुनाव की वोटिंग का जो दूसरा चरण है वो शुरू हो जाएगा। तो 18 तारीख सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। 19 तारीख गुड फ्राइडे के चलते बाजार 19 तारीख को बंद है। और 20 तारीख को HDFC बैंक अपने नतीजे घोषित करेगा। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो अपने नतीजे घोषित करने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि विप्रो, रिलायंस, DCB, RBL और HDFC बैंक ये सभी अपने नतीजे घोषित करने वाले हैं। और सभी के सभी स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ नज़र रखें। लेकिन सबसे बढ़िया बात तो मुझे छुट्टी वाली लगी। बड़ा काम किया। अच्छा, आज भी मार्केट बंद होने के बाद देखिए TCS, इन्फोसिस, हमारी पूरी टीम लगी रहेगी। तो अगले हफ्ते इतनी लंबी छुट्टियाँ, होटल स्टॉक्स रहेंगे रडार पर फिर नतीजों के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा अगला हफ्ता। TCS देख लीजिए, लेकिन नतीजों से पहले और नर्वस होता हुआ जो हम कह रहे थे नज़र आ रहा है। देखिए सर, TCS ये इतना नर्वस क्यों हो रहा है? सर नर्वस तो 6 महीने से हमने वही डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं तो नर्वसनेस वो 6 महीनों से है, क्योंकि अक्टूबर के एक फॉल को 50% भी रिट्रेस नहीं कर पाया और 6 महीने से इधर ही चल रहा है। आई थिंक ये रेंज मोस्टली नीचे टूटेगी, क्योंकि इसका मंथली इंडिकेटर्स भी अब टर्न हो रहे हैं। सो लेट्स वेट, अब रिजल्ट के बाद ही कर लेंगे। और टारगेट्स काफ़ी अच्छे आएंगे, तो रिजल्ट के बाद भी वो ट्रेड लिया जा सकता है। तो अगले हफ्ते दिग्गजों में RIL के भी नतीजे आएंगे। सिद्धार्थ, आप ट्रैक करते हैं? बिल्कुल, RIL के नतीजे में हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं GRMs इस बार थोड़े से स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रिटेल बिजनेस में बहुत अच्छा उछाल रहेगा। सेम स्टोर ग्रोथ की बात करें तो रिटेल में उछाल रहेगा। और हम जानते हैं कि अभी जो बिजनेस में देखने की जो बात है वो है जियो और रिटेल। तो हमारी इस पर कोई सलाह नहीं है, बट अभी भी हम मानते हैं कि रिलायंस में रुझान अच्छा रह सकता है। तो अच्छे नतीजे की उम्मीद आप कर रहे हैं कोर बिजनेस और साथ ही साथ रिटेल से आपको जोड़ना चाहते हैं? ये TCS में मैं एक्चुअली ऑप्शन के थ्रू एक ट्रेड भी लेना चाहूँ। बताइए। मेरे हिसाब से 1980 का पुट खरीदना चाहिए TCS का, अप्रैल वाला, और 27 साढ़े 27 रुपये चल रहा है। मेरा मानना ये है कि ये इजीली 90-100 रुपये तो हो ही सकता है। अगर ज़रा भी कुछ घबराहट आई तो आपको 100, 150, 200 पॉइंट फॉल इसमें ज़्यादा दूर नहीं है, वो मिल सकता है। और ये प्योरली इसी बेसिस पे है कि इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स अब गिरने लगे हैं। और अब इसमें एक मेरे ख्याल से 13 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लें, 13 रुपये 40 पैसे पे स्टॉप लॉस लगा लें, या अगर 27 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं। 24 पे ही है इस समय, देखिए जो अपडेटेड प्राइस हमारे सामने आ रहे हैं। मेरे सिस्टम्स तो मैंने आज आपको जैसे बोला अपडेट कर दिया। सो 24 के आसपास चल रहा है। 13 का अगर स्टॉप लॉस 12 रुपये 40 पैसे पे स्टॉप लॉस लगा ले, और अगर 24 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर पूरे महीने खड़े रह के देख लें। बिल्कुल, तो नज़र रखिएगा। अब ढीले नंबर आने की बात हम आपको 2 दिन से कह रहे हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, अगर आपने 2 दिन से बेचा तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट पर भी बैठे हैं। तो दबाव के साथ ये स्टॉक देखिए आज भी जाते आते क्लोज हो रहा है। TV 18 ब्रॉडकास्ट जो हम लोगों ने मेहनत करी है उसका रंग नज़र आएगा। 9% ऊपर देखिए डेज हाई पर। इसके नतीजे भी अगले हफ्ते आने वाले हैं। भेल में और तेज़ी बढ़ती हुई, EIL में और रैली बनती हुई, मारुति देखिए और ज़ोर से भागता हुआ, जय भारत मारुति देखिए वो भी उसके साथ साथ बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। अच्छा, हीरो मोटोकॉर्प की बात अभी
कर रहे थे श्रीकांत जी बात। आज मैंने सुबह सुबह मुंजाल ऑटो को इसी थीम पर चुना था स्टॉक 2020 में और कहा था कि मुंजाल ऑटो भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। ज़्यादातर ऑटो कंपनियों की कैपेसिटी जो है पंजाबीज के हाथ में है सर, ये सही है? ऐसा है 90% पंजाबियों के हाथ में है ना ऑटो इंडिया के 90% ट्रक पंजाबियों के पास ही होते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। और जितनी भी ऑटो एंसिलरी कंपनियां आपको लुधियाना में मिलती है ऑटो पार्ट्स। हाँ, ऑटो पार्ट्स। तो देखिए ये तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद थोड़े गुजरात में शिफ्ट हुए, वरना पहले तो SEZ बने हैं वहीं था ही। स्पेयर पार्ट और ये पंजाबी ने जाके गुजरात में लगाई है। डीलर भी देखेंगे तो मैक्सिमम आपको पंजाबी मिलेंगे। इसीलिए शायद हो सकता है कि ऑटो क्षेत्र में आज रुझान बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, और इसीलिए देखिए हमने तो बैसाखी वही सेलिब्रेट की जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, आप जेटेक भूल गए, हमने पहले बात की थी, करीब 7% ऊपर वो भी स्टॉक आपको दिखाई देगा। प्रीकॉल मैंने सुबह चुना था, वहां पर तो तेजी है ही। इस समय कुछ और स्टॉक्स जहां पे अब जाते जाते तेजी बन रही है उन पर नजर डाल लीजिए। दिलीप बिल्डकॉन एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, करीब 2.5 गुना वॉल्यूम के साथ 5-5.5% के आसपास की तेजी, 650 के ऊपर मेरे ख्याल से काफी वक्त के बाद अब ये स्टॉक निकलता हुआ नजर आ रहा है। सर्वेंद्र, इसके चार्ट देखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सामने लगा के देख रहा हूँ। इसमें जो डिलीवरीज जो मेन गई वो 450 से 550 के आसपास काफ़ी डिलीवरीज चली गई थी इसमें, और इसने अपना लॉन्ग टर्म एवरेज भी रिगेन कर लिया है। सो लास्ट एक महीने से अगर आप देखें तकरीबन तो उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि इसमें एज लॉन्ग एज ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर है, 590-600 के ऊपर ये स्टे करता है, तब तक आई थिंक एक बार ये ऊपर में आपको 710, 720 जैसे टारगेट्स डेफिनेटली इसमें बनते हैं, वो आने चाहिए। ओवरऑल सेटअप्स इसके अच्छे लग रहे हैं। तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रहेगा, ट्रेडिंग का बेट नहीं है, बट अगर किसी को करना है तो पोजिशनली एक 15 दिन महीने भर के लिए रखें। 710-720 का टारगेट, स्टॉप लॉस थोड़ा गहरा है, बट 598 के आसपास 710-720 आप कह रहे हैं। सिद्धार्थ, आप नजर रखते हैं कि जब स्टॉक पिछले बार स्टेट इलेक्शन थे और उस समय 400-450, 450 की रेंज में चलता था, तब हमने रिकमेंड किया था कि स्टॉक अब बिल्कुल पूरी तरह से अपने रॉक बॉटम वैल्यूएशन पे है और यहाँ पर आपको लेना चाहिए। देखिए उस इलेक्शन से इस इलेक्शन तक 50% रिटर्न तो आ गए। बहुत बेहतरीन कंपनी है, हमें लगता है कि यहाँ से भी और जोरदार दमदार रिटर्न हो सकते हैं दिलीप बिल्डकॉन में। और यहाँ पे ऑपरेशनली ऑर्डर बुक की बात करें, क्योंकि इंफ्रा में हम जानते हैं कि ऑर्डर बुक बहुत बड़ा चीज़ है, साथ ही साथ एग्जीक्यूशन, तो ये कंपनी दोनों ही चीज़ कर रही है। बट मैं ये मौका मिला है तो मैं बोलना चाहूँगा, एक कंपनी जिसका जिक्र करना चाहूँगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है और कैपिटल गुड्स की जो आप अभी बात कर रहे थे, वो दोनों को मिला के एक कंपनी निकाली है जो लीडर है, L&T। बहुत जन बोल रहे हैं, हमें लगता है कि स्लीपिंग जायंट के हिसाब से L&T पे रुझान बहुत बेहतर रह सकता है। मिडिल ईस्ट में इनके जो ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन है बेहतर होते जा रहे हैं। L&T हमें लगता है, हाँ, हमारा लक्ष्य 1900 के करीब है, 1894। हमें लगता है कि L&T 2019 का सबसे अव्वल नंबर का स्टॉक हो सकता है। बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा ये स्टॉक और अच्छी तेजी देखने को मिली। बस ये जो बायबैक वाला मैटर था, ये सेबी में पिछली बार अटका था, ये जल्द जैसे ही क्लियर होगा। आपको पिछली बार का बायबैक का प्राइस तो याद ही है, जो कंपनी देने की बात कर रही थी 1475 के आसपास का। देखिए वापस वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा सुस्त हुआ है, लेकिन ये वो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। एक बात और बता दूं प्रदीप कि क्या कोई खबर आ रही है, बताइए। CERC ने मंजूरी दे दी है टाटा पावर और अडानी पावर के लिए नए टैरिफ को, और उस हायर टैरिफ की मंजूरी का असर आप देखिए। अडानी पावर, आपको याद होगा आज सुबह पहला सौदा में हमने ये स्टॉक आपको बताया भी था, क्योंकि ये वायदा कारोबार के बाहर आया था तो खरीदारी की राय दी थी और आपने जरूर ली होगी। और अब यहाँ पर एक अच्छी खबर आपके लिए आती हुई, ये स्टॉक इस समय 6.5% ऊपर अब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। CERC जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनकी ओर से ये मंजूरी मिली है मुंद्रा यूनिट के लिए। हायर टैरिफ का ये मामला बहुत ही वक्त से अटका हुआ था और ये कंपनी लगातार कह रही थी कि ये वायबल नहीं है। तो टाटा पावर और अडानी पावर, ये दो स्टॉक्स हैं जिन पर इस समय आपकी नज़र होनी चाहिए। सुब्रमण्यम साहब, कोई व्यू होगा आपका सिर्फ समाचार को एनालाइज करते हुए? समाचार को एनालाइज करते हुए ये एक नेगेटिव ओवरहैंग जो थी वो निकल रही है, वो आई थिंक अच्छी बात है पावर सेक्टर के लिए। बहुत क्योंकि पावर परचेज एग्रीमेंट्स में जो प्राइस होता है फिर उसको ऑनर नहीं करते, ये सब बहुत एक थे। ये क्लैरिटी आने से बहुत ओवरऑल सेक्टर के लिए अच्छी बात। ये विदेश से कोयला जो इम्पोर्टेड था वो महंगा हो गया, महंगा होने के बाद इनका जो पावर प्रोजेक्ट्स थे ये अनवायबल हो गए, और उसके बाद टाटा ने तो ये तक कहा 1 रुपये में 51% हिस्सेदारी खरीद लीजिए, हमें नहीं रखना, हमें नहीं चलाना। इतनी थक गए थे ये कंपनियां, और देखिए अब ये रिलीफ रैली देखने को मिल रही है। अडानी पावर, टाटा पावर दोनों में अगर खरीदें, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? आई थिंक टाटा पावर अगर आप देखें तो ओवरऑल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज ये अपने 70 के लेवल्स हैं, इसके 69-70 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, इसके ऊपर जब तक टिकता है तो मुझे लगता है एक बार आपको 76-77 जैसे लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे। अदानी पावर ऑलरेडी काफ़ी चला हुआ है तो इसलिए उसको थोड़ा सा अवॉइड क्यों, रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहे। आप कैसे देखते हैं सब डेवलपमेंट को? डेवलपमेंट बिल्कुल ये जो ओवरहैंग है कम हो रहा है, बट सबसे बड़ी चीज़ है हमें लगता है कि टाटा पावर
NTPC, ये सारी कंपनियों के लिए अच्छा हो सकता है। बट ये सब पावर जनरेशन कंपनी में अभी भी हमें लगता है कि जिस हिसाब से प्लांट लोड फैक्टर चल रहे हैं, अभी भी हमें लगता है कि बहुत दूर है निवेश के हिसाब से। निवेश के हिसाब से अगर जो जहाँ पे सबसे बड़ा लीकेजेस जहाँ पे थी वो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में। हमें एक कंपनी बहुत पैसा पसंद है इसमें, वो है कल्पतरू पावर। हम डायरेक्टली प्ले करना चाहते हैं जो इमीडिएटली आपको अच्छा रुझान दे दे, और वो होगा कल्पतरू पावर। ओके, तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी। लेकिन डायरेक्टर साहब एक बार आप मोहर लगाइए अडानी पावर पे। सुबह राजेश पालवी जी ने यहाँ पे 55 रुपए का जो टारगेट दिया था वो हासिल हो चुका है, 54 रुपए 90 पैसे जबरदस्त हासिल हो गया। आपने हमारे साथ अगर सुबह ट्रेड किया 5% की कमाई आपने कर ली, ये खबर तो आपके काम लग गई। बिल्कुल, तो ज़बरदस्त प्रदर्शन देखिए इन स्टॉक्स में, पावर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। मैं आपसे कह रहा था कि ये जो जश्न देखने को मिल रहा है ये डाउ फ्यूचर्स में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ के जो बैसाखी का जो माहौल है ना, वो वहाँ पर कनाडा का असर तो आएगा ना, कनाडा का कनाडा बोलते हैं सर पंजाबी लोग। कनाडा को कनाडा हम कह रहे थे, और बुलेट को बुल्ट, तो पुलिस को पुलिस। तो वो देखिए आप, डाउ फ्यूचर्स जो है इस समय है 170 अंक ऊपर। तो ज़बरदस्त प्रदर्शन देखिए, डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है कि आज अमेरिका में बनने वाला है। क्या बढ़िया बात। तो ये एक और बड़े दिनों बाद 170 अंक ऊपर बड़े दिनों बाद नजर आए। हाँ, क्योंकि डाउ पे बहुत वक्त से हम एक रेंज का ट्रेड देख रहे हैं और वहाँ से भी एक अच्छी खबर आती है, तो इसका मतलब है कि FIs का मूड भी थोड़ा अच्छा बना रहेगा, ऐसी उम्मीद करें। और आंकड़े तो देखिए लगातार पॉजिटिव आए हैं, केवल वायदा कारोबार में वो थोड़ी हेजिंग करके चलते हुए दिखाई दिए। तो ये एक और अच्छी खबर आपके लिए इस समय आती हुई। और अब आप देख लीजिए ICICI बैंक निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूशन को लीड कर रहा है, 50 पॉइंट का योगदान वहाँ से आते हुए एक्सिस बैंक, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा इसके पीछे। आज की क्लोजिंग 29,900 के आसपास होती हुई फिलहाल दिख रही है। इस लेवल पे किरण, अगर आपको एक अंदाजा अगले हफ्ते का लेना हो निफ्टी बैंक के लिए, क्या होगा? बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मेरा मानना है कि ये जो 30,000 का एक जो बैरियर है वो क्रॉस करना चाहिए, पर 29,700 का एक बेस बन चुका है। अभी भी मैं ऑप्शन चेन डेटा देख रहा था, तो इधर 29,700 में काफी अच्छी एक्शन देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि ये बेस ही है, और 30,000 में भी एक्शन है। तो अभी जो वाइड रेंज थी 29,700 30,200, वो थोड़ी सी नैरो होती नजर आ रही है। तो 300 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज के बाहर निकलेगा तब जो एक्शन देखने को मिलेगी उससे और ज्यादा अच्छा अंदाजा देखने को मिलेगा। पर अभी के लिए मेरा मानना है कि 29,700 बिल्कुल बेस है। एक स्टॉक यहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए इंसिडेंटली, ओबेरॉय रियल्टी। ये भी पंजाबी, ओबेरॉय नाम तो पंजाबी है, भले ही इस समय मुंबई के बड़े प्रोजेक्ट की वजह से ये चल रहा हो, लेकिन ये स्टॉक अपने हाईएस्ट लेवल पर नहीं पहुंचा है लाइफ हाई पे, लेकिन वीकली हिसाब से अगर आप देखते हैं तो हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग आज ये स्टॉक आपको दे रहा है। तो अपने आप में एक रिकॉर्ड ओबेरॉय रियल्टी ने भी आज अपने हिसाब से बैसाखी सेलिब्रेट कर ली है, बिल्कुल कर कह सकते हैं। इस पे अगले टारगेट सर्वेंद्र जरा दीजिए अच्छे वाले, नए हाईज बन गए ये मानते हुए। नए हाईज बन गए। अगर आप वीकली का क्लोजिंग चार्ट देख रहे हैं तो फिर उस केस में मुझे लगता है कि 620-630 के स्तर ये स्टॉक के लिए ऊपर में रहेंगे। अज्यूम हम ये कर रहे हैं कि इसका ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोज तो हो रहा है वीकली में। वैसे अगर उसका आप बार देखें तो एक जो फ्लैश टिक था वो 610 के आसपास है, बट मैं बोलूंगा कि उसको क्रॉस करेगा। 620-630 तक के टारगेट्स यहाँ से निकल के आएंगे। 40-50 पॉइंट का आपके पास जगह है, तो आप इसमें एक 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। वो वाला लेवल तमिल न्यू ईयर में आएगा, वो तमिल न्यू ईयर में आएगा, इसलिए इंतजार करेंगे अगले हफ्ते का। ठीक बात है। अच्छा देखिए, जो 30,000 का स्तर छूने के बाद नीचे आया उसके कारण दो हैं। एक तो RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज जो हरे निशान से लाल निशान में आ गया, लाल निशान में जाकर समाप्ति दे रहा है, और दूसरा ICICI बैंक जो कि बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा था, लेकिन देखिए ऊपर से इसने फिसलना शुरू कर दिया। तो ये वो दो स्टॉक्स हैं जिन्होंने दरअसल दबाव बनाया है, लेकिन फिर भी आज 100 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी पे बुरी नहीं है। 30,000 का स्तर हमने इंट्राडे में तो हासिल किया, ये अच्छी बात है। और आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में ही जाकर बंद हो रहे हैं। 125 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स देखिए कारोबार कर रहा है, बहुत ही बढ़िया दिन रहा, कोई नो कंप्लेंट्स यही कहेंगे। ITC जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनती हुई, और देखिए ये तेजी बरकरार है। और ये जो ICICI बैंक में ऊपर से नीचे आया है, ITC दरअसल मदद कर रहा है और उस गिरावट को आप कह सकते हैं कि काट रहा है। बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी जो थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिल रही है, ये वो हैवी वेट है जो सिंगल हैंडेडली आज प्रदर्शन दिखा रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से प्रदीप वही हो रहा है,
कल रिलायंस ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, आज आईटीसी ने आगे अच्छा प्रदर्शन दिखाया और बाकी ऑटो स्टॉक्स ने साथ दिया। तो वो कहते हैं रिले रेस, उसमें एक एक करके स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं और टिका हुआ है देखिए इंडेक्स। ये अच्छी बात कम से कम आज के सत्र में नजर आ रही है। ऑटो इंडेक्स आज का स्टार प्रदर्शन दिखाने वाला इंडेक्स था और जाते जाते भी देखिए किस तरह की बाइंग इंटरेस्ट ऑटो स्टॉक्स में बनता हुआ। आयशर मोटर देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। मैं देख रहा हूँ अशोक लेलैंड और अनुमान अशोक लेलैंड से भी ये हैं कि इस बार ये अच्छे नतीजे पेश कर सकते हैं। अच्छा, हम कल भी चर्चा कर रहे थे प्रदीप इस स्टॉक की और कल भी देखिए इसने आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। आज भी देखिए जाते जाते इस स्टॉक में एक बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। जो दिग्गज अगले हफ्ते के लिए मेरे ख्याल से नजर में होगा वो आईटीसी होगा इन सारे स्टॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे करीबन 10% का बिल्डअप आज देखने को मिला है। जब इतने वक्त के बाद ये 300 के ऊपर निकला, देखिए फाइनली 306 307 के करीब अब क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। वो वाला ऑप्शन भी एक बार देखना चाहिए अगर हमारे पास वक्त हो। आईटीसी में डबल तो हो ही चुका था, लेकिन वहाँ से 3-4 रुपए की और तेज़ी आईटीसी के भाव में आ चुकी है। तो जाहिर है कि ये एक स्टॉक है जिस पर आप अगले हफ्ते के लिए नजर रखेंगे। देखिए वो ऑप्शन जो 3.5 पे सुझाया था जब शो के शुरुआत में हमने बात की तो 7 रुपए पे था। किरण ने कहा बने रहिए, निकलने की जल्दी ना करें, और अब ये आ गया 9.5 पे। तो लगातार कमाई करके इसने दी है, 3 गुना हो चुका है इस एक कॉल ऑप्शन में आपका पैसा। और आईटीसी की आज की क्लोजिंग और पोजीशन ये बता रही है कि यहाँ पे मौका रहेगा। आईजीएल और आरईसी ये 2 और दिग्गज हैं जहाँ पे काफ़ी तगड़े बिल्डअप आज के दिन देखने को मिले हैं। तो इन स्टॉक्स पे भी अगले हफ्ते नजर होनी चाहिए आपको। ठीक बात है। तो देखिए बाजार बंद होने में कुल 10 सेकंड 8 सेकंड का वक्त रह गया है, लेकिन बहुत ही फैंटास्टिक सेशन रहा। ज़्यादातर समय हमने देखिए हरे निशान में बिताया। कल सेकंड हाफ में जो सुधार देखने को मिला था देखिए वो आज कंटिन्यू रहा। 125 पॉइंट ऊपर जाकर सेंसेक्स ने समाप्ति दी है। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन 38,731 के आसपास सेंसेक्स ने समाप्ति दी है। 11,600 के ऊपर देखिए निफ्टी जाकर बंद हुआ है और वीरू सुबह से कहते हैं 11,630 का लेवल इंपॉर्टेंट है, तो 11,631 पर जाकर देखिए समाप्ति तो पॉजिटिव हो गई है। मिड कैप इंडेक्स देखिए 0.5% की बढ़त और ज़्यादातर समय इसने भी हरे निशान में बिताया। बैंक निफ्टी में भी 30,000 का स्तर छूने के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक ऊपर से नीचे आया, लेकिन नो कंप्लेंट्स। आज का स्टार प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर ऑटो और ऑटो एंसिलरी था। ऑटो शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। ये देखिए वो दिग्गज जिन्होंने भरा जोश आज, आईटीसी, एक्सिस बैंक, मारुति और गेल, ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया। जी एंटरटेनमेंट, सिप्ला, वेदांता, हीरो मोटोकॉर्प। तो ज़्यादातर देखिए निफ्टी के हीरोज़ में भी आपको ऐसा नहीं हो सकता कि ऑटो शेयर आज मिले नहीं। और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स का भी आज दिन था। प्रिकॉल देखिए आज प्रदीप ने आपको सुबह सुबह पंड्या के फंडा में सुझाया था, बोल रहे थे सर्किट लगेगा, लग गया। 20% अपर सर्किट पर जाकर इसने समाप्ति दी। पीसी ज्वेलर ने भी देखिए करीब 18-19% की रैली दिखाई। गेल में भी तेजी हुई और सीईआरसी ने जो टैरिफ को रिवाइज किया उसका फायदा अडानी पावर जैसे स्टॉक्स को मिला। 4.5% की बढ़त के साथ इसने समाप्ति दी। खुले जरूर मजबूत थे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, लेकिन दिन के निचले स्तर पर ज़्यादातर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जाकर समाप्ति दी। आईओसी भी देखिए 1.5% नीचे जाकर बंद हुआ। इंडिया बुल्स हाउसिंग में पहले काफ़ी अच्छी तेजी हो चुकी है, तो पिछले 2-3 दिन से देखिए यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। एलएनटी ने आज थोड़ा सा ढीला प्रदर्शन दिखाया है। बजाज फाइनेंस कल इसने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया था, बाकी एनबीएफसीज के साथ भागा था। आज ये थोड़ा सा नरमी के साथ जाकर अब बंद हुआ है। प्रदीप तो वादा कारोबार पर नजर डाल लेते हैं आज के स्टार परफॉर्मेंस में। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, अडानी पावर, गेल और भेल ये दिग्गज शामिल नजर आए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पोजीशन बनती हुई तेज़ी की तरफ मंदी कहाँ हुई है। सीजी पावर, आईबुल हाउसिंग, आईओसी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस लिस्ट में जुबिलेंट फूड भी होना चाहिए था, वहाँ भी हमने काफ़ी मंदी होते हुए देखी है। तो ये हैं वो पोजीशंस खास तौर पे जो आज आपने वायदा कारोबार में देखी। शॉर्ट्स कवर हुए हैं EIL में, ओके, डिश टीवी, इन्फीबीम और पीसी ज्वेलर्स में। पीसी ज्वेलर्स तो 18% ऊपर बंद होता हुआ, तो यहाँ पर शॉर्ट्स कटने का असर आपको आज के ट्रेड में दिखाई दिया है। इसके अलावा लॉन्ग कटते हुए नजर आए हैं DHFL, GSFC, चोलामंडलम और स्ट्राइड्स फार्मा के काउंटर्स पे। DHFL खास तौर पे एक प्रोमिनेंट प्ले इस लिस्ट में आपको नजर आएगा, जहाँ पे तेजी की पोजीशंस आज लोगों ने काटी है। तो इसके साथ ही वक्त है अब अपने एक्सपर्ट से इजाज़त लेने का। सुब्रमण्यम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ, सर्वेंद्र, किरण, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और श्रीकांत आपका भी। और अब नज़र स्टॉक 2020 के नतीजे पर। तो आज हेमंत ने बाजी मारी है, करीबन 4% के रिटर्न के साथ बैसाखी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा इनकी स्टॉक में, इनकी लिस्ट में फूड एंड इन 20% की तेजी इसी एक स्टॉक ने कमा कर दी थी। तो ये आज का मैन ऑफ द मैच निर्विवाद पायनियर डिस्टिलरीज
5.5% के रिटर्न इसने भी कमाए हैं और मंजाल ऑटो भी पीछे नहीं रहा। नीरज की टीम आपके सामने लेकर आएंगे और इनकी टीम में देखिए गेंदबाज DHFL 3.25% कमा कर गया है। HT मीडिया, लेमन ट्री और इन्फोसिस कुछ और स्टॉक्स जो आज नीरज ने चुने थे। बिल्कुल, तो ये तमाम स्टॉक्स ने आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। आखिरी सौदा में हमें Rupa Frontline presents Rupa Frontline Top Stock of the Hour। ये आराम का मामला है। Mishtan Basmati Rice presents Top Stocks of the Day। Mishtan Basmati Rice, limitless happiness। के प्रायोजक है ऑल न्यू होंडा सिविक ड्राइव एपिक और विमल बोलो जुबा केसरी। जब हो जुबा पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल बोलो जुबा केसरी। अगर रिटायरमेंट से पहले बच्चों को सेटल करना हो और दुनिया की सैर करनी हो, तो आज ही SMC से बात करो। SMC, money wise, be wise। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing। सर, ये देखिए, एक के साथ एक फ्री। एक सेविंग ऐसी भी होती है जो पहले पैसे बचाए बाद में जेब खाली कर जाए। सिस्का ट्रिपल एडवांटेज, असली सेविंग। आस्क फॉर सिस्का। सिस्का LED, लाइट इयर्स अहेड। सिस्का। नमस्ते। हाँ, हेलो। चेयर। अरे बैठो बैठो। तभी इन्होंने बनाना लीव। सर डिफरेंट है फ्लेक्सिबल, डिफरेंट है लिनन क्लब। बेहतरीन लिनन फैब्रिक्स, विश्वसनीय यूरोपियन फ्लैग से बने। लिनन क्लब, मेड फॉर द डिफरेंट। कुछ ऐसे